तो होनोका एक आम हाई स्कूल लड़का है जिसे पूरा यकीन है कि उसकी जिंदगी में कभी भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं होगी, क्योंकि ना तो वो कूल है, ना अमीर और ना ही स्मार्ट है। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है जब उसका सामना मैजिक और मॉन्स्टर्स की एक रहस्यमयी दुनिया से होती है। और ये सब कुछ होता है स्कूल की सबसे फेमस लड़की की वजह से। उसे पता चलता है कि स्कूल के प्रिंसिपल को जानने से सिर्फ एडमिशन ही नहीं मिलता, बल्कि उनकी बेटी आका को डेट करने का मौका भी मिल सकता है। होनोका सिर्फ आका के साथ एक ही बस में सफर नहीं करता, बल्कि क्लास में उसकी सीट भी उसी के बगल में होती है। फिर भी इतने करीब बैठने के बावजूद उन्होंने कभी एक दूसरे से बात तक नहीं की। ऐसा लगता है जैसे वो दोनों दूसरे अलग अलग दुनियाओं में रहते हैं। सभी लोग आका के पास मक्खियों जैसा मंडराते रहते हैं, लेकिन होनोका को उनकी कोई खास परवाह ही नहीं होती। एक दिन होनोका का इरेजर नीचे गिर जाता और आका उसे उठाकर दे देती है, जो देखकर आका के चाहने वालों में तो जैसे जंग का ऐलान हो जाता है। वो सब होनोका को क्लास से बाहर खींच कर ले जाते हैं और उसे जमीन पर गिराकर बुरी तरह से मारने लगते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं कि प्रिंसेस को कभी भी उसके लिए कुछ नहीं करना चाहिए था। उसकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। मार खाकर होनोका स्टाफ रूम में जाता है, क्योंकि उसकी उस दिन की ड्यूटी थी टीचर्स को मदद करने की। वहीं एक लड़की आती है और उससे सारे पेपर्स ले लेती है। और यहाँ पर तुम्हें लगेगा कि ये किसी रोमांटिक एनिमे का सीन है, लेकिन नहीं, वो बस आका की एक गुलाम थी जो चाहती थी कि होनोका आका से दूर रहे, क्योंकि आका भी उस दिन ड्यूटी पर ही थी। इस तरह उसके स्कूल के दिन हमेशा ऐसे ही बीतते हैं जैसे वो किसी और की कहानी का एक साइड कैरेक्टर हो। एक दिन क्लास के बाद जब वो कचरा फेंकने जा रहा होता है तो सोचता है कि उसकी जिंदगी का कोई मतलब है भी या नहीं। तभी उसे एक बहुत ही डरावना दिखने वाला बनी टॉय कूड़े में पड़ा हुआ दिखता है। वो उसे उठाकर देखता है कि ये चीज है क्या, लेकिन उस टॉय के ऊपर लिखा था कि आज का मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ स्कूल के बिल्डिंग्स गिर सकती हैं। ये देखकर वो सोचता है कि ये किसी जूनियर क्लास के बच्चे की शरारत होगी। तभी उसके सामने जमीन पर एक बड़ा सा साया दिखता है, और जब वो ऊपर देखता है तो पाता है कि स्कूल का क्लॉक टावर उसके ऊपर गिर रहा है। वो सोचता है कि क्या मैं किसी दूसरी दुनिया में चला जाऊंगा जहाँ खूबसूरत लड़कियां होंगी और मैं हीरो बनूंगा। फिर उसे दुख होता है कि इस जिंदगी में उसे कभी किसी लड़की का हाथ पकड़ने का मौका तक नहीं मिला। वो क्लॉक टावर उसके ऊपर गिर जाता है, लेकिन तभी वो अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि वो आका की बाहों में है, जो कि एक विच कॉस्प्ले की यूनिफॉर्म पहने हुए है। वो घबरा जाता है जैसे वो हमेशा किया करता था, लेकिन आका उससे कहती है कि हिलना मत वरना गिर जाएगा। वो देखता और पाता है कि वो दोनों हवा में झाड़ू पर खड़े हैं। दूर से एक कैट ईयर्स वाली लड़की उन्हें देख रही होती है और वो सोचती है कि क्या आका वाकई एक वर्कशॉप विच है। फिर वो अपनी उंगली चटकाती और दो बड़े बड़े बनी टॉय सोल्जर्स को उनके ऊपर हमला करने भेज देती है। यहाँ आका होनोका को हवा में उछाल देती है, जिससे वो अटैक से बच जाता है और फिर आग के जादू से उन बनी सोल्जर्स को जला देती है। उसके बाद वो होनोका को एक प्रिंसेस की तरह पकड़ लेती है और उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वो स्वर्ग में आ गया हो। बनी टॉय सोल्जर फिर से उठ जाते हैं और तलवारों के साथ उन पर चार्ज करते हैं। आका उन्हें फायरबॉल से शूट करती है और अपनी झाड़ू और स्पेल के साथ क्लोज कॉम्बैट करती है। वो होनोका से कहती है कि वो उसी के पास रहे, लेकिन वो हमेशा की तरह उल्टा ही करता है। वो पीछे मुड़कर देखता है कि उस कैटियर वाली लड़की जो कि बिल्डिंग के पीछे से हाथ हिलाकर कह रही होती है कि इधर आ जाओ, यहाँ पर सब सेफ है। होनोका सोचता है कि ये आका की कोई दोस्त होगी और वो उसके पास दौड़कर चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो वहां पर पहुंचता है एक पूरी बनी टॉय की सोल्जर की आर्मी उसे घेर लेती है। वो उसके हाथ पकड़ लेते हैं और उसे घुटनों के बल बिठा देते हैं। उनमें से एक सोल्जर उसके पास एक कुल्हाड़ी लेकर आता है और बाकी सब तैयार हो जाते हैं उसका सर काटने के लिए। होनोका सोचता है कि क्या ये सब कोई एक सपना है। तभी आका वहां पर पहुंचती और सारे सोल्जर्स को आग में जला देती है। वो होनोका को एक बार फिर से बचा लेती है, जैसे असली हीरो वही हो। होनोका अब भी सोचता है कि ये कोई सपना है और सीधे अपने दिल की बात कह देता है कि वो सपने में भी कितनी खूबसूरत लग रही है, और कहता है कि असल जिंदगी में तो वो उस पर एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करती। आका उससे कहती है कि उसका ये मिशन है और उसे शायद अभी कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो उसे प्रोटेक्ट करेगी। वो पूछता है कि आखिर क्यों, तो आका कहती है क्योंकि मैं तुम्हारी प्रिंसेस जो हूँ। होनोका ये सुनकर पूरी तरह से हैरान रह जाता है। यहाँ पर फिर आका कहती है कि बस उसे उस पर भरोसा करने दे और उसे प्रोटेक्ट करने दे। तभी होनोका नोटिस करता है कि आका के कुछ बाल जल गए हैं और वो सोचता है कि क्या उसकी वजह से वो जख्मी हुई है। वो उससे पूछता है कि उसने उसके लिए अपने आप को क्यों ढका, जबकि उसने उसकी बात नहीं मानी और उससे दूर चला गया। वो कहता है कि ये सब उसी की गलती है जिसकी वजह से उसके बाल जल गए। इसी बीच वो देखता है कि एक टॉय सोल्जर फिर से उठ खड़ा हुआ था और आका पर पीछे से हमला करने वाला होता है। वो तुरंत उसके सामने कूद पड़ता और अटैक को खुद के ऊपर ले लेता है। वो सोचता है कि कम से कम इस बार तो वो थोड़ा कूल लगेगा, लेकिन वो लाइन बोलने से पहले ही बेहोश हो जाता है। आका उसके पास आती है और उसे धीरे से गले लगाती है।
होनोका को चोट खाया देख आका बहुत गुस्से में आ गई थी और वो कहती है कि उसे पहले इन सबको राख कर देना चाहिए था। फिर वो खड़ी होती है और अपना अल्टीमेट स्पेल मिलियन क्लोवर इस्तेमाल करती है, जिससे एक जबरदस्त फायर अल्टीमेट ब्लास्ट होता है और वो सारे दुश्मन को राख कर देती है। उस दिन शाम को होनोका अपनी आंखें खोलता है और खुद को स्कूल के अंदर आका के प्राइवेट रूम में पाता है। आका उससे कहती है कि ये सब कोई सपना नहीं था और वो सब कुछ बाद में समझाएगी, लेकिन फिलहाल उन्हें घर जाना चाहिए। वो दोनों साथ घर जाते हैं और रास्ते में आका समझाती है कि अभी होनोका को सिर्फ इतना जानना जरूरी है कि उसका फर्ज है उसे प्रोटेक्ट करना, क्योंकि वो उसका मास्टर है। होनोका सोचता है कि इसका क्या मतलब हो सकता है, लेकिन फिर चुपचाप उसके साथ वो चलता रहता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और सब कुछ फिर से नॉर्मल लगने लगा था, लेकिन इस बार बैकग्राउंड कैरेक्टर बने रहने के बजाय लोग होनोका से जलने और नफरत करने लगते हैं। जब आका सुबह बस में आकर उसके बगल में बैठ जाती है, फिर वो दोनों साथ साथ क्लास तक जाते हैं और होनोका को लगता है कि अगर वो एक सेकेंड और उसके साथ रहा तो वो उसे मार डालेंगे। वो पेट दर्द का बहाना बनाता और वहां से भाग जाता है, लेकिन वो बुली स्क्वाड फिर से उसे पकड़ लेती है, जो हमेशा उसे उसकी औकात याद दिलाते थे। वो उसका कॉलर पकड़ लेते हैं और उसे पीटने लगते हैं। तभी आका आती है और होनोका की टाई से एक बो बनाकर उसके गले में लगाती है और सबको कहती है कि उसे छोड़ दे। फिर वो धमकी देती है कि अगर किसी ने भी उसे छूने की कोशिश की तो वो उन्हें जला देगी। उस दिन लंच टाइम पर आका होनोका के साथ बैठती है और अपने फैन क्लब की कुछ लड़कियों के सामने उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है और कहती है कि ये खाना उसने खुद बनाया है। होनोका सोचता है कि वो सबका मजा खराब कर रहा है और खड़ा होकर कहता है कि वो अकेले जाकर खा लेगा। ये सुनकर ही आका गुस्से में सबका लंच जला देती है और नीचे देखने लगती है। दूसरी ओर होनोका उदास महसूस करता है कि उसने आका के साथ बदतमीजी की और स्कूल के उसी कोर्टयार्ड में वो घूमने लगता है जहां उसके ऊपर वो बिल्डिंग गिरी थी। वो नोटिस करता है कि सब कुछ फिर से नॉर्मल है और कहीं भी कोई नुकसान नहीं दिखाई दे रहा। तभी वो मुड़कर देखता और उसके सामने फिर से वही कैट ईयर्स वाली लड़की खड़ी होती है। वो कहती है कि बिल्डिंग गिरने का सीन सिर्फ एक इल्यूजन था। फिर वो कहती है कि उसने अब कंफर्म कर लिया है कि होनोका एक पावरलेस इंसान है जो उसके पास आ गया है बिना कुछ समझे। वो उसके पास आती है और अपना विच गियर पहनते हुए खुद को इंट्रोड्यूस करती है। वो उसे कहती है कि वो उसे किडनैप करने आई है और अपने सोल्जर्स को बुला लेती है, लेकिन तभी आका बीच में आ जाती है और होनोका को अपने साथ खींच लेती है। वो कैट ईयर्स वाली लड़की जिसका नाम टेम्पोपो होता है, वो कहती है कि वो आका का इंतजार कर रही थी और फिर अपनी टॉय सोल्जर्स की आर्मी को अटैक करने का ऑर्डर देती है। इस बार सिर्फ कुछ सोल्जर्स नहीं बल्कि पूरी आर्मी हर तरफ से भालों और तलवारों से उनके ऊपर हमला करती है। क्लास के बाद होनोका अपनी आंखें खोलता और देखता है कि आका उसके ऊपर है जिसमें इतने छेद हो चुके हैं कि गिनना भी मुश्किल है। वो उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है और होनोका सोचता है कि ये लड़की अब तक जिंदा कैसे है। वो खुद को बहुत ही कमजोर महसूस कर रहा था और कहता है कि वो उस पर भरोसा करेगा, लेकिन फिलहाल उसे एम्बुलेंस बुलानी चाहिए। आका कहती है कि अगर वो उसके लिए कुछ करना चाहता है तो वो उससे वादा करना होगा कि वो कल लंच के वक्त भागेगा नहीं। होनोका हाँ कहता और फिर कहता है कि वो बहुत ज्यादा खून बहा रही है, लेकिन आका कहती है कि वो आग से बनी है और उसे कुछ भी नहीं होगा। फिर वो होनोका से कहती है कि अपनी आंखें बंद कर ले और वहीं पर रुक जाए। उसके बाद वो अपना मैजिक इस्तेमाल करती और सारे सोल्जर्स को पीछे उड़ा देती है और फिर उन्हें जलाकर राख बना देती है। फिर वो होनोका को अपनी बाहों में उठाकर टेम्पोपो के पास आ जाती और कहती है कि अब वो उसे रोस्ट करेगी। वो उस पर एक स्ट्रॉन्ग फायर स्पेल छोड़ती है, लेकिन टेम्पोपो अपने सोल्जर्स को बुलाकर मुश्किल से बच निकलती है। इसके बाद आका होनोका से कहता है कि अपनी आंखें खोलो। होनोका हैरान रह जाता है ये सब देखकर कि सब कुछ फिर से नॉर्मल और साफ सुथरा हो चुका है, जैसे यहाँ पर कभी कुछ हुआ ही नहीं हो। फिर वो दोनों साथ में घर की ओर लौटते हैं और उस दिन को वहीं पर खत्म करते हैं। अगली सुबह 5 नए स्टूडेंट्स उनके स्कूल में ट्रांसफर होते हैं और सबसे बड़ा सरप्राइज ये होता है कि वो कोई और नहीं बल्कि टेम्पोपो और उसकी टावर विचेस की टीम होती है। कुछ दिन गुजर जाते और होनोका बार बार आकर से पूछता रहता है कि ये सारा विचक्राफ्ट क्या है और टेम्पोपो उसके पीछे क्यों पड़ी है। एक सुबह वो तय करता है कि जब तक आका जवाब नहीं देगी वो पूछता ही रहेगा। उस दिन वो देखता है कि आका बस में उसके साथ नहीं है। स्कूल पहुंचकर वो अपने शूज चेंज करता और अपनी क्लासरूम की ओर जाता है, लेकिन जब वो वहां पर पहुंचता है तो देखता है कि आका नए स्टूडेंट्स के साथ मजे कर रही है। वो क्लास बोर्ड देखकर नोटिस करता है कि वो असल में टॉर्चर सोसाइटी क्लब में है, लेकिन वो सोचने की बजाय कि स्कूल में ऐसे क्लब होते कैसे हैं, वो पूछता है कि यहाँ वो कैसे आ गया जबकि उसे तो क्लास में होना चाहिए था। तो आका कहती है कि उसने उसके ऊपर एक स्पेल डाला था जिससे वो सबकॉन्शियसली यहाँ पर आ जाए ताकि वो उससे मिल सके। फिर वो बंधी हुई लड़कियों की ओर मुड़ती है और कहती है कि ये एक विच हंट है और उसने फैसला किया है कि वो इन सबको खत्म कर देगी क्योंकि ये उसके मास्टर के लिए एक खतरा बन सकती है। होनोका सोचता है कि क्या ये सब कुछ सच है और वो उन लड़कियों की ओर देखने लगता है जो अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रही थी। वो आका से कहता है कि कम से कम उनके मुंह से गैग्स निकाल दे ताकि वो बोल सके और आका बिल्कुल वैसा ही करती है।
वो कहती है कि वो इन लड़कियों को पहले ही खत्म कर देना चाहती थी, लेकिन इनमें से एक लड़की उससे बचकर भाग गई थी, इसीलिए वो बाकी को एक चारे की तरह इस्तेमाल कर रही थी ताकि वो फिर से वापस आ जाए। होनोका टेम्पोपो के पास जाकर पूछता है कि वो उसे टारगेट क्यों कर रही है, तो वो कहती है कि ये कोई सरप्राइज नहीं है कि मिस गुड टू सूज ने उसे कुछ भी नहीं बताया, और फिर सीधे सपाट शब्दों में वो कहती है कि उन्हें होनोका के शरीर की जरूरत है और उसके अंदर छुपी हुई सफेद चीज की। ये सुनकर होनोका शर्म से लाल हो जाता है, ये सोचकर कि क्या उसने सही सुना, लेकिन आका तुरंत कहती है कि दुश्मन की हर बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। टेम्पोपो पूछती है कि क्या वो इतनी शांति से खड़े रह सकते हैं जब तक उन्होंने अब तक अपना आखिरी सदस्य पकड़ा ही नहीं है। तभी छत से एक काले चिपचिपे लिक्विड की बूंदें टपकने लगती है और धीरे धीरे वो लिक्विड दोनों को पूरी तरह से घेर लेते हैं और उसी स्लाइम लिक्विड से मे बाहर निकलती है और अपने दोस्तों को आजाद कर देती है। फिर वो होनोका को किडनैप कर लेती है और फर्श में एक छेद बनाकर उसके नीचे वाले कमरे में चली जाती है। मे अपने सफल भाग निकलने की योजना पर खुश होती है और इसका मजा ले ही रही होती है, लेकिन वो भूल जाती है कि वो सिर्फ एक मामूली विलेन है। कुछ ही देर में आका फर्श को तोड़ते हुए नीचे आ जाती है और देखती है कि चारों विचेज हार चुकी हैं। वो सीधा नीचे उतरकर मे की तरफ आगे बढ़ती है। मे उससे कहती है कि वो रुक जाए, वरना वो अपने पेट वुल्फ को कहेगी कि वो होनोका का गला काट दे। होनोका सोचता है कि सबको उसके गले से क्या दिक्कत है। आका उससे कहती है कि चिंता मत करो, वो इस औरत को 1 सेकंड में कुक कर देगी। इतना कहकर वो आगे बढ़ जाती है तो यहाँ पर मे होनोका को बंधक बनाकर अपने वुल्फ को कहती है कि वो होनोका की गर्दन काट दे, जिससे आका डर जाए और पीछे हटे। लेकिन आका बिल्कुल भी नहीं डरती, वो सीधा मे को आग में झोंक देती है और उसे एक जोरदार किक मारती है, जिससे होनोका छूट जाता है और भागने में सफल रहता है। चौंकाने वाली बात यह होती है कि होनोका की गर्दन बिल्कुल ठीक होती है और काटने का निशान असल में आका की गर्दन पर होता है। ये देखकर मे तुरंत ही वहां से भाग जाती है और अपने दोस्तों को भी पीछे हटने का ऑर्डर देती है। उसी शाम होनोका दोबारा अपनी आंखें खोलता है और खुद को फिर से स्कूल के एक कमरे में पाता है, और वो भी आका के पर्सनल रूम में। वो देखता है कि आका ने गर्मी के मौसम में भी एक स्कार्फ पहना हुआ है। आका उससे माफी मांगती है और कहती है कि वो चाहती थी कि होनोका एक नॉर्मल और शांत जिंदगी जिए, लेकिन अगर टावर विचेज को ये सब पता चलता रहा तो उसे बार बार निशाना बनाया जाएगा। फिर वो कहती है कि अगर वो चाहते हैं कि होनोका की जिंदगी फिर से नॉर्मल हो जाए तो उन्हें खुद कुछ करना होगा और उस मास्टरमाइंड को हराना होगा जो ये सब कुछ पर्दे के पीछे से चला रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसे अब तक ये भी नहीं पता कि वो असल में है कौन। ये सब सुनकर होनोका सोचता है कि ये सब उसी की गलती है जिससे आका घायल हुई है और अपने घाव को स्कार्फ से छुपा रही है। वो आका से कहता है कि उसे सब कुछ बता दे और उसे अपना अप्रेंटिस बना ले, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आका अकेले इस सब का सामना करे। उसी समय शहर के एक कॉफी और डेजर्ट शॉप में स्कूल की हेड मिस्ट्रेस और आका की मां कजाने अपनी पुरानी दुश्मन क्रोना से 130 साल बाद मिलती है। क्रोनो कहती है कि उसे पता चला है कि मेडुसा की स्टूडेंट्स ने कजाने के लोगों से लड़ाई की और शायद कजाने भी इसमें थोड़ा मजा लेना चाहेगी। वीकेंड पर होनोका को आका का कॉल आता है कि वो उससे बाहर मिलने आए। होनोका सोचता है कि शायद ये डेट है, लेकिन असल में आका उसे सब कुछ बताने वाली होती है जैसे कि उसने उससे कहा था। वो कहती है कि वो स्कूल जाएंगे, लेकिन रास्ते में एक फूड शॉप पर रुकेंगे। रास्ते में आका उसे विचेज के बारे में बताना शुरू करती है और कहती है कि इस दुनिया में 2 तरह की विचेज होती हैं, वर्कशॉप विचेज और टावर विचेज। वर्कशॉप विचेज इस दुनिया को प्रोटेक्ट करती है और वो उन जगहों पर अपनी वर्कशॉप बनाती है जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं और जहाँ पर शहर बसते हैं। उनका काम होता है कि जादू का इस्तेमाल किसी बुराई के लिए ना हो। वो अलग अलग क्षेत्रों में वर्कशॉप खोलती है और वहीं रहती हैं, इसीलिए उन्हें वर्कशॉप विचेज कहा जाता है। दूसरी ओर टावर विचेज स्वार्थी होती हैं जो किसी भी नियम कानून को नहीं मानती। वो जादू का इस्तेमाल अपने निजी मकसदों के लिए करती है और अक्सर दूसरों को नुकसान पहुंचाती है। आका कहती है कि अगर होनोका किसी भी टावर विचेज के हाथ लग गया तो ये पूरी दुनिया खत्म हो सकती है और सब मारे जा सकते हैं। उसके बाद वो दोनों फूड शॉप में जाते हैं और खाना ऑर्डर करने के बाद थोड़ा आराम करते हैं। एक वेट्रेस उनके पास आती है और बहुत ही तीखी आवाज में आका से बात करती है। आका उसे घूरती और गुस्सा दिखाती है, लेकिन उसकी बात को ध्यान से सुनती है। वेट्रेस बताती है कि क्रोनो शहर में है और भी बहुत सारी टावर विचेज यहाँ पर आ रही हैं। होनोका नोटिस करती है कि ये लड़की असल में उनके स्कूल के स्टूडेंट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट है और वो भी आका की तरह एक वर्कशॉप विच है। जब आका अपना ड्रिंक खत्म कर लेती है तो वो दोनों बाहर निकलते हैं और शॉपिंग मॉल जाकर कपड़े खरीदते हैं। जब आका शॉपिंग कर रही होती है तो होनोका देखता है कि एक क्यूट लड़की एक खोए हुए बच्चे की मदद कर रही है। वो उसके पास जाता है, लेकिन वो लड़की उसकी तरफ देखती है और वो अपने नोट्स निकालती है और कंफर्म करती है कि वही लड़की है जिसकी तस्वीर उसके पास है। फिर वो खोए हुए बच्चे को एक लात मारकर अलग कर देती है और होनोका पर तलवार लेकर छलांग लगा देती है। वो रिवील करती है कि वो एक टावर विच है। उसके दोस्त भी पीछे से आ जाते हैं और आका पर हमला करते हैं। आका उन्हें आग लगा देती है और कूदकर अपने प्रिंसेस बॉय को बचा लेती है।
उन टावर विचेस में एक अमेरिकन स्टाइल गन नो जुत्सु का इस्तेमाल करते हुए पिस्तौल से उन पर फायरिंग शुरू कर देती है, लेकिन आका उसके सारे गोलियों को डिफ्लेक्ट कर देती है। उसके बाद वो खड़ी होती है और फायर पिस्टल अटैक कॉपी करके उन सबको जलाकर राख कर देती है और फिर वो होनोका को अपनी बाहों में उठाकर उन विचेस के पास जाती है और वो उन्हें वहां से भागने देती है। शॉपिंग मॉल में सब काम निपटाकर वो स्कूल की तरफ चलते हैं। होनोका उससे कहता है कि माफ करना, उसकी वजह से उसे इतनी परेशानी हो रही है। वो पूछता है कि क्या उसे सील कर देना या लॉक कर देना बेहतर नहीं होगा, पर आका कहती है कि उसे इन बातों की चिंता नहीं करनी चाहिए, वो हमेशा उसकी रक्षा करेगी। उसके बाद वो कहती है कि उसे मेहनत करनी होगी क्योंकि उसका अप्रेंटिस बनना इतना आसान नहीं। ये सुनकर होनोका काफी खुश हो जाता है और तय करता है कि वो जल्दी ताकतवर बनेगा। जब वो स्कूल पहुंचते हैं तो आका रिवील करती है कि स्कूल भी एक वर्कशॉप है। फिर वो उसे हेड मिस्ट्रेस के ऑफिस ले जाती है और उसकी माँ खजाने से मिलवाती है। खजाने आका को मॉल में तबाही मचाने के लिए डांटती है और कहती है कि एक वर्कशॉप विच का क्या फायदा जो दूसरों की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाए। फिर वो होनोका से कहती है कि वर्कशॉप में ये रिवाज है कि मास्टर अपने अप्रेंटिस को सबके सामने इंट्रोड्यूस करे, इसीलिए उसने आका से कहा था कि उसे यहाँ पर ले आए। अगले दिन आका होनोका को ट्रेनिंग के लिए ले जाती है। रास्ते में उन पर टेम्पोपो और उसकी टीम रॉकेट अटैक करती है। आका पूछती है कि क्या उन्हें लगता है उस पर अटैक करना सही है, जबकि वो प्रैक्टिकली इनविंसिबल है। टेम्पोपो कहती है कि वो रैपिड स्ट्रीम फॉर्मेशन का इस्तेमाल करेगी, जो कि सीधे दिमाग लगाए बिना चार्ज करना होता है। आका होनोका से कहती है कि ध्यान से देखो, और फिर इसके बाद वो उन ब्रेनलेस इडियट्स को हवा में उड़ा देती है, लेकिन होनोका इससे कुछ भी नहीं सीखता। उसके बाद वो स्कूल वापस आते हैं। होनोका जब अपना लॉकर खोलता है तो उस पर डेथ थ्रेट और हेट मेल्स की सुनामी गिर जाती है। आका कहती है कि ये उसके सिम्स का काम होगा और अब उसे चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि अब वो उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। फिर भी होनोका साफ साफ नोटिस करती है कि सबकी नफरत भरी निगाहें उस पर टिकी होती है क्योंकि अब वो प्रिंसेस आका के साथ बैठता है, उसे एग्जाम्स के लिए पढ़ाता है और स्पोर्ट्स में उसके साथ जोड़ा जाता है और स्कूल से घर तक उसके साथ ही चलता है, उस प्रिंसेस के साथ जिसे सब बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं। स्कूल के बाद होनोका मैजिक प्रैक्टिस करने का प्लान बनाता है, लेकिन आका उसके साथ बस स्टेशन तक चलती है और कहती है कि उसे पता है कि वो कितना थका हुआ है, इसीलिए आज वो ब्रेक लेंगे। वो बस में चढ़ जाते हैं और घर जा रहे होते हैं, पर रास्ते में आका एक उड़ती हुई मैजिकल फिश को नोटिस करती है और देखती है कि बस का डेस्टिनेशन डेड एंड हो गया है। वो तुरंत खड़ी होती है और पीछे मुड़कर देखती है कि पिछली सीट पर क्रोनियर बैठी है। पूरा बस खाली होता है और ड्राइवर भी गायब होता है और बस अब क्रोनियर के मैजिक से चल रही होती है। वो होनोका से कहती है कि वो वहीं पर रुके और खुद क्रोनियर का सामना करती है। क्रोनियर आगे बढ़ती और अपना परिचय देती है। आका फायर स्पेल लॉन्च करने की कोशिश करती है, लेकिन क्रोनियर उसकी मूवमेंट को अपने मैजिक डिक्टेटरशिप से रोक देती है। फिर वो उस पर एक पावरफुल स्पेल इस्तेमाल करती है, लेकिन जैसा उसने उम्मीद की थी, आका पर एक खरोच तक नहीं आती। होनोका को नहीं पता होता कि आका कितनी ओवर पावर्ड है, इसीलिए वो बेवकूफ़ी से उसके सामने खड़ा हो जाता है जैसे कि वो उसे बचा रहा हो। क्रोनियर उसे देखती है और उसकी तारीफ करते हुए कहती है कि चाहे कोई कितनी भी बार आका को मारने की कोशिश करे, वो उसे चोट नहीं पहुंचा सकता। फिर भी वो आगे बढ़ती और सीधे उसके पेट में चाकू घोंप देती है। होनोका घुटनों पर गिर जाता और रोने लगता है, लेकिन क्रोनियर उससे कहती है कि एक्टिंग बंद करे, जैसे उसे दर्द हो रहा हो, और जल्दी से खड़ा हो जाए। होनोका सोचता है कि वो क्या कह रही है, पर तभी उसे एहसास होता है कि उसे सच में दर्द नहीं हो रहा और उसके शरीर पर कोई चोट भी नहीं लगी है। तभी आका जमीन पर गिर जाती और होनोका देखता है कि उस जगह से वो खून बह रही है जहाँ उसे स्टैब किया गया था। क्रोनियर बताती है कि एक स्पेशल एबिलिटी है जिसका नाम है डैमेज ट्रांसफर। जब तक वो दोनों पास में हैं, होनोका को लगने वाली कोई भी चोट ट्रांसफर होकर आका को लगती है। फिर वो समझाती है कि उसके पास ये एबिलिटी इसीलिए है क्योंकि उसने होनोका के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिससे वो उसके अंदर की पावर का इस्तेमाल कर सकती है ताकि वो एक इनविंसिबल विच बन सके, लेकिन इसके बदले उसका काम होता है कि वो उसे हर नुकसान से बचाए। उसके बाद क्रोनियर कहती है कि अगर वो आका को बचाना चाहता है तो उसे अपनी अंदर की शक्ति उसे देनी होगी। वो असल में एक स्पिरिट है जो उसके अंदर रहती है। वो उसे एक मैजिकल कैंडी देती है और कहती है कि अगर वो अपनी रियल पावर अनलीज करना चाहता है तो इसे निगल ले। फिर वो जबरदस्ती उसके मुंह में उसे डालने की कोशिश करती है, लेकिन आका उसे ऐसा करने नहीं देती। वो ग्रीन फ्लेम्स का एक जबरदस्त विस्फोट करती है और क्रोनियर को पीछे गिरा देती है, और ये सब होता है प्लॉट आर्मर की ताकत से। उसके बाद आका होनोका से कहती है कि कुछ देर के लिए वो कुछ और बन जाएगी जो वो असल में नहीं है। फिर वो होनोका से थोड़ा मैजिक लेती है और ग्रीन फ्लेम्स और ड्रैगन लाइट पावर के साथ बेहद पावरफुल बन जाती है। वो तुरंत क्रोनियर को ओवर पावर कर देती है और उसकी बैरियर और फिर उसकी गर्दन काट देती है। उसके बाद होनोका उठता और नोटिस करता है कि आका का अब जख्म पूरी तरह से ठीक हो चुका है, लेकिन वो अब भी उठ नहीं पा रही। वो उसे अस्पताल ले जाता और नर्स बताती है कि वो बस थकी हुई है और जल्दी उठ जाएगी।
उसके बाद जब वो घर वापस आता है तो देखता है कि उसकी जेब में एक रेड कैंडी है और उसे एहसास होता है कि ये वही मैजिक ऑर्ब है जिसे क्रोनियर उसे खिलाना चाहती थी। वो तय करता है कि वो इसे आका से छुपा कर रखेगा और इसे अपने ड्रॉवर में डाल देता है ताकि फ्यूचर में कभी जरूरत पड़े तो वो इसका इस्तेमाल कर सके। वो ये भी सोचता है कि जो क्रोनियर ने आका के साथ उससे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कहा था, क्या इसका मतलब है कि उसकी मुलाकात आका से पहले से ही तय थी। अगले दिन स्कूल में आका पूरे जिम्नेजियम को बुक कर लेती है उसकी ट्रेनिंग के लिए। वो होनोका को उसका खुद का विच क्लास गियर देती है और उसकी फीचर समझाती है। वो कहती है कि वो हाई जंप ट्राई करे। होनोका ट्राई करता है और वो खुद भी हैरान रह जाता है कि वो कितना हल्का महसूस कर रहा है और लगभग जिम्नेजियम की छत तक कूद जाता है। नीचे आने पर आका उसे प्रिंसेस स्टाइल में कैच करती है और फिर कहती है कि अब वो उसे वैसे ही उठाकर दिखाए। होनोका उसे उठाता और नोटिस करता है कि आका कितनी हल्की है। आका बताती है कि ये स्पेशल रोब पहनने से शरीर बहुत हल्का हो जाता है। फिर वो अपना राइट हैंड आगे बढ़ाती और थोड़ा रिस्ट को ट्विस्ट करती है जिससे एक मैजिकल ब्रूम उसके हाथ में आ जाता है। वो कहती है कि ब्रूम केप्स के अंदर स्टोर होते हैं और एक स्पेशल जेस्चर से इसे समन किया जा सकता है। होनोका भी ट्राई करता है लेकिन वो फेल हो गया था। तभी आका का अलार्म बज जाता और वो कहती है कि उनका टाइम खत्म हो गया। अचानक बहुत सारे स्टूडेंट्स जिम के दरवाजे खोलकर अंदर आते हैं अपनी प्रैक्टिस करने के लिए। होनोका घबरा जाता और कहता है कि उन्हें छुप जाना चाहिए वरना सब लोग उन्हें इन अजीबोगरीब आउटफिट्स में देख लेंगे। लेकिन उसकी हैरानी के लिए कोई भी उन पर ध्यान ही नहीं देता। वो सोचता है कि क्या वो इतना ट्रांसपेरेंट हो गया है कि अब कोई देखना भी नहीं चाहता। पर आका बताती है कि ये उनके रोब्स में लगे एक चार्म की वजह से है जिससे लोग उन्हें देख नहीं पाते और सबकॉन्शियसली उनसे बचकर चलते हैं। उसके बाद वो दोनों बाहर निकलते हैं और आका उससे पूछती है कि क्या उसे हाइट से डर लगता है। फिर वो उसे पकड़ती और अपने ब्रूम पर उड़ान भरती है। वो कहती है कि वो फ्लाइंग की प्रैक्टिस करेंगे जब तक होनोका अपने ब्रूम खुद को समन नहीं कर लेता। वो समझाती है कि आमतौर पर वर्कशॉप विचेज ऐसे ही एरिया में पेट्रोल करती है ताकि उनका सेक्टर सेफ रहे। वो ये भी बताती है कि उनके हाई स्कूल में किसी भी वक्त 5 स्ट्रॉन्ग विचेज हमेशा पेट्रोल करती है ताकि स्कूल सेफ बना रहे। फ्लाइंग करते हुए थोड़ी देर बाद जब आका उसके साथ स्कूल वापस आ रही होती है तो होनोका उसे रोकता है और नीचे की ओर इशारा करता है। वो देखता है कि एक बच्चा बुली हो रहा था और वो लोग उसे लूटपाट कर रहे थे। होनोका कहता है कि उन्हें उसे रोकना चाहिए पर आका कहती है कि ये पुलिस का काम है, विचेस का नहीं। विचेस का काम है इविल विचेस से टाउन को प्रोटेक्ट करना, ना कि आम लोगों के मामलों में दखल देना ताकि लोग उनके अस्तित्व के बारे में जान सके। पर होनोका उसकी बात नहीं मानता और अपना ब्रूम समन करता और वो नीचे छलांग लगाता है और मुश्किल से खुद को बचाता है। वो सीधे जाकर उन बुलीज से टकराता है जैसे कोई कार एक्सीडेंट हुआ हो और सभी बुलीज नीचे गिर जाते हैं। फिर वो सब उसके ऊपर चढ़ जाते और उसे मारने लगते हैं पर आका समय पर पहुंच जाती है और उन्हें जलाकर राख कर देती है। होनोका पूछता है कि सिविलियंस पर अटैक नहीं करने का क्या हुआ। आका कहती है कि वो लोग वास्तव में विचेस थे इसीलिए वो उसे देख सकते थे भले ही उसने रोब पहना हुआ हो। इधर जो लड़की लूटी जा रही थी वो होनोका की छोटी बहन कासी की दोस्त थी जो उसी की स्कूल में पढ़ती थी और वो कोई विच नहीं थी इसीलिए उसने कोई मैजिक नहीं देखा। इसी बीच रोथेनबर्ग सिटी में दिखाया जाता है कि मेडुसा को सिटी की सबसे टाइट सिक्योरिटी में सील किया गया है लेकिन वो किसी तरह से सील तोड़कर प्रिजन से भाग जाती है और सबसे पहले जिससे वो मिलने जाती है वो है उसके स्ट्रीम्ड स्टूडेंट्स टीम टेम्पोपो रॉकेट। लेकिन उनसे मिलने से पहले दिखाया जाता है कि टेम्पोपो और उसके दोस्त एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं और होनोका को कैप्चर करने और आका को हराने का प्लान बना रहे हैं जो कि एक बहुत ही टफ प्रॉब्लम था क्योंकि उनमें से एक प्रैक्टिकली इनविंसिबल है और दूसरा लगातार रीज फॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है जो आका को उसके साथ एक पेट की तरह बांधे रखता है। उनकी डिस्कशन के दौरान रेन सजेस्ट करती है कि आका पर अटैक करना बंद करे और वो ऐसा मोमेंट देखे जब होनोका अकेला हो और तब उसे कैप्चर करे। सब लोग इस प्लान पर एग्री करते हैं पर जैसे ही वो लोग रेस्टोरेंट से बाहर निकलने वाले होते हैं कोरा उनके पास आती है और कहती है कि वो भी उनके प्लान में ज्वाइन करना चाहती है। अगली सुबह होनोका उठकर फ्रेश होने जाता है स्कूल के लिए। उसकी बहन कुमी उसे गुड मॉर्निंग कहती है और उसके बैड हेयर को कंघी और हेयर ड्रायर से सेट करने लगती है। ये करते हुए उसे पिछले वीकेंड के कॉल के बारे में पूछती है। होनोका ये नहीं चाहता था कि उसे पता चले कि स्कूल की सबसे हॉट लड़की उसे मास्टर बुलाती है इसीलिए वो झूठ बोलता और कहता है कि वो बस क्लास के कॉलिंग सिस्टम का कॉल था जिसमें एक लड़की का नंबर उससे पहले था और उसने बस बताने के लिए कॉल किया था कि सोमवार को उनका फन डे है। वो सोचती है कि क्या ये सच है और उससे पूछती है कि फिर वो इतनी जल्दी बाहर क्यों निकल गया था उस कॉल के बाद। होनोका घबरा जाता और एक और बकवास बहाना बनाता है पर कुमी उसका झूठ पकड़ लेती है और कहती है कि अगर उसने सच नहीं बताया तो वो उसके बाल हेयर ड्रायर के मैक्स हीट से जला देगी। फिर वो कहती है कि उसे पता है कि वो आका के साथ गया था और उसने स्कूल में अफवाहें भी सुनी है क्योंकि वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। उसके फ्रेंड्स उसे बुली करते हैं क्योंकि उसका भाई प्रिंसेस आका को अपने साथ रखता है। वो पूछती है कि उनका क्या रिश्ता है। होनोका सोच ही रहा होता है कि वो क्या जवाब दे
पर तभी उनकी माँ कोमाची बुला लेती है कि नाश्ता तैयार है और कोमी कहती है कि वो रात को उसके कमरे में आकर बात करेगी। इसी बीच बस स्टॉप पर आका हनोका का इंतजार कर रही होती है, पर तभी उस पर टेम्पोपो की गैंग की 3 विचेस अटैक कर देती है। नाश्ता करने के बाद हनोका को याद आता है कि उसे आका से जल्दी मिलना था और वो बस स्टॉप की ओर दौड़ पड़ता है। दौड़ते हुए वो टेम्पोपो के लगाए हुए ट्रैप में गिर जाता है, जहां उसके रैबिट्स टॉय सोल्जर्स उसे पकड़कर जमीन पर गिरा देते हैं। टेम्पोपो उससे कहती है कि उसके दूसरे दोस्त आका को इस वक्त बुरी तरह से पीट रहे हैं क्योंकि उन्हें उसकी कमजोरी पता चल गई है। पता चलते ही कोरा ने उन्हें आका की इनविंसिबिलिटी का सीक्रेट बता दिया था कि अगर हनोका को उससे अलग कर दिया जाए तो वो कमजोर हो जाती है। तभी 2 सोल्जर हवा में उड़ जाते हैं एक मैसिव किक की वजह से। टेम्पोपो सोचती है कि वो कहाँ गए, फिर वो ऊपर देखती है जहाँ एक मैसिव बियर टॉय उन सोल्जर से खेल रहा होता है। ये सब कूमी कर रही होती है जो कि खुद भी एक वर्कशॉप विच होती है। टेम्पोपो उस पर गुस्सा हो जाती है कि उसने उनका परफेक्ट प्लान बर्बाद कर दिया और एक बड़ा सोल्जर निकालती है। फिर एक फाइट शुरू होती है 2 टाइटन्स के बीच में, बनी और बियर। बनी और बियर रेसलिंग मूव्स करते हैं। बियर ट्राई करता है कि बनी को जमीन पर स्लैम करने का और फिर उसे वायर्स की तरफ घुमाकर फेंक देता है। रैबिट वापस गिरता है पर फिर स्ट्रॉन्ग रिबाइंड करता है स्पाइक्ड ग्लव्स और पॉइजन्स गैस के साथ, और आखिर में वो एक दूसरे को लेफ्ट हुक मारते हैं पर बियर का पंच पहले लग जाता है और रैबिट को वापस जमीन पर गिरा देता है। तभी एक वाइल्ड स्केलेटल टीरेक्स आता और टैकल करता है। कोमी मुड़कर देखती है कि ये क्या है और नोट करती है कि ये रेन है अपने डेड पेट के साथ। तो टेम्पोपो और रेन उसे सराउंड कर लेती है और अब फाइट 2 वर्सेस 1 हो जाती है। पर कोमी अपने सीक्रेट टेक्निक का यूज करती है जो होता है सरप्राइज मदर फ्लिपर, और अपने बेयर को बहुत बड़ा बना देती है। उसके बाद वो बनी और स्केलेटन दोनों को पैरों से नीचे कुचल देती है और बहुत ज्यादा बिल्डिंग्स तोड़ देती है। फिर वो बेयर से नीचे उतरती है और हनोका के पास जाती है जो वहाँ बैठा शो को एंजॉय कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि काश उसके पास पॉपकॉर्न भी होता। हनोका उससे पूछता है कि ये सब क्या था। वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है जब प्रिंसेस आसपास नहीं होती तो तुम्हें कौन प्रोटेक्ट करता है। प्रिंसेस का नाम सुनते ही हनोका उसका हाथ पकड़ता और कहता है कि उन्हें जाकर आका को बचाना चाहिए। पर कोमी कहती है कि वो मॉन्स्टर बचाने लायक नहीं है, उसे बस साल्वेशन की जरूरत है और पॉइंट करती है जहां आका बियर के पांव पर बैठी होती है अपनी बुक एंजॉय करते हुए। आका नीचे आती है और हनोका तुरंत उसके पास जाकर उसका शुक्रिया अदा करती है कि वो सेफ है और वो विचेस से उसके लिए लड़ी। ये देखकर कोमी गुस्सा हो जाती है और पूछती है कि क्या उसे थैंक्स नहीं करना चाहिए था पहले। फिर वो आका से बात करती है और कहती है कि उनका एग्रीमेंट था कि छुट्टियों और वीकेंड्स में वो उसे प्रोटेक्ट करेगी, पर स्कूल और बस पर आका की जिम्मेदारी है। पर उसने पिछले वीकेंड उसे बाहर ले जाकर ये सब उल्टा कर दिया। जब वो दोनों उसकी कस्टडी के लिए लड़ रही होती हैं तो हनोका को समझ आ जाता है कि सुबह कोमी ने जो भी बोला था, जैसे कि वो बोली होती है या उसे आका के बारे में नहीं पता, सब झूठ था। कोमी कहती है कि वो तो बस उसे टीज कर रही थी, जैसे एक छोटी बहन का फर्ज होता है। पर कोमी आका से कहती है कि हेड मिस्ट्रेस ने बताया कि अभी टाउन में 30 से ज्यादा टावर विचेस आ चुकी है और उन्होंने अब तक कोई मूव नहीं किया है। इसका मतलब कि कुछ तो बड़ा होने वाला है, इसीलिए सबको अलर्ट रहना होगा। इसी बीच कजान टीवी ऑन करती है और देखती है कि आधा शहर कोमी और टेम्पोपो की फाइट की वजह से तबाह हो चुका है और वो सोचती है कि इन सब का खर्चा कवर करने के लिए उसे और कितना कर्ज लेना पड़ेगा। सिटी में आका कहती है कि शायद अब वो हनोका को हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहेगी और उन्हें अब साथ रहना चाहिए। दूसरी तरफ क्रोनर कुछ प्लान कर रही होती है और अपने क्रोको बॉय को ऑर्डर देती है कि शहर की हर एक टावर विच को पकड़कर उसके बेस के पास ले आए। उसी वक्त कजान को रोथेनबर्ग से कॉल आता है जिसमें बताया जाता है कि मेडुसा ब्रेकआउट कर गई है। अगले दिन आका कोमी की माँ से मिलने जाती है, ये परमिशन लेने के लिए कि क्या वो हनोका को हर समय अपने पास रख सकती है। सबको सरप्राइज होता है जब उनकी माँ कमासी तुरंत हाँ कर देती है और अपनी चाइल्डहुड की कहानी सुनाने लगती है। वो कहती है कि जब वो हाई स्कूल में थी तब उसकी एक स्ट्रॉन्ग लड़की से दोस्ती हो गई थी जिसे ड्रैगन टूथ के नाम से जाना जाता था, और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि आका की माँ कजाना थी। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो गई थी कि उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक दूसरे से शादी करेंगे, पर बाद में उन्हें अलग अलग आदमियों से शादी करनी पड़ी और उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि अपने बच्चों की शादी एक दूसरे से करवाएंगे। मतलब आका और हनोका की एंगेजमेंट उनके पैदा होने से पहले ही फिक्स थी। ये सब सुनकर कोमी कहती है कि वो इसे ऐसे ही नहीं जाने देगी। वो उससे कहती है कि अब उसे मैच्योर हो जाना चाहिए और वो अब तक उसके साथ चिपकी रहती है और उससे दिन भर अपना काम करवाती है। वो कहती है कि वो उसका हक है एक छोटी बहन होने के नाते, लेकिन जब सब कुछ फेल हो जाता है तो वो कोमी को जमीन पर गिरा देती है और उसे दबा के पकड़ लेती है और हनोका से कहती है कि अपना सामान पैक कर लो और यहाँ से भाग जाओ। उसके बाद वो दोनों बाहर निकल जाते और आका उससे
पूछती है कि क्या उसके साथ अकेले रहने में उसे कोई दिक्कत तो नहीं। तो हनोका कहता है कि इस दुनिया में कोई भी लड़का नहीं होगा जो उसके साथ नहीं रहना चाहेगा। फिर वो कहता है कि पता नहीं क्यों उसे थोड़ा नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है। आका उसके थॉट को कंप्लीट करते हुए कहती है कि ऐसा लगता है जैसे हम पहले कभी मिले हों, पर पता नहीं क्यों जितनी बार भी हम याद करने की कोशिश करते हैं हमें याद ही नहीं आता। फिर वो कहती है कि उसकी भी यादें धुंधली है, पर उन दोनों में फर्क ये है कि उसे अपना मिशन याद है। उसका मिशन है कि उसे अपनी जान से प्रोटेक्ट करना। वो कहती है कि उसे लगता है कि कोई उनके पावर्स से जुड़ा है जिसने उन्हें ऐसा बनाया है और ये सब प्लान लगता है। तभी उसकी कार आ जाती है और ड्राइवर उनके लिए दरवाजा खोलता है। हनोका रियलाइज करता है कि हेड मिस्ट्रेस की बेटी होने का मतलब है कि ये लड़की सच में रिच है। जल्दी वो उसके घर पहुंचते हैं, या कह लो उसके एम्पायर जैसे बिल्डिंग में आते हैं। वो अंदर आते हैं और उन्हें हजारों मेट्स ग्रीट करती है। आका कहती है कि उसका रूम ऊपर फ्लोर पर है तो वो एलिवेटर लेंगे। जब वो आका के रूम तक पहुंचते हैं और दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि 3 मेट्स पत्थर बनी खड़ी है और उनके पीछे मेडूसा खड़ी है जो कहती है कि वो इनका इंतजार करते करते थक गई थी। आका अंदर चली जाती है और हनोका से कहती है कि वो 12वें फ्लोर पर रहे और एलिवेटर का दरवाजा बंद कर देती है। आका अपने फायर मेज बैटल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और स्नेक लेडी से पूरी ताकत से लड़ने लगती है। वहीं डोर के दूसरी तरफ हनोका ये सोचता है कि आका ने उसे दूर क्यों भेजा, क्योंकि पहले तो वो उसे हमेशा अपने पास रखती थी। उसे लगता है कि शायद इस बार का दुश्मन ज्यादा ही स्ट्रांग है। अगर वो दूर गया तो आका अपनी इनविंसिबिलिटी खो देगी। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो उसका कहा नहीं सुनेगा, बल्कि वो करेगा जो उसे बेस्ट आता है, ऑर्डर्स को इग्नोर करना। तभी एलिवेटर का दरवाजा मेल्ट हो जाता और आका नीचे गिर जाती है। वो हनोका से कहती है कि अपनी ब्रूम निकालकर भाग जाए, पर यहाँ मेडूसा के कुछ और ही प्लान्स थे। वो आका को स्टोन में बदल देती है। हनोका मेडूसा से कहता है कि उसे छोड़ दो और वो जो कहेगी वो सब करेगा, पर मेडूसा कहती है कि वो इतनी बेवकूफ नहीं है जितना वो सोचता है। तब हनोका को याद आता है कि उसकी पॉकेट में वो कैंडी अभी भी है जो उसने साथ लाई थी जब उन्होंने साथ रहने का डिसीजन लिया था। वो कैंडी निकालता और पूरी निकल जाता, जिससे उसके अंदर का सील रिलीज हो जाता है और वो व्हाइट स्टफ बाहर आता है। और अचानक वहाँ पर एक व्हाइट हेयर्ड वैम्पायर जैसी खूबसूरत लड़की रूम में अपीयर होती है और अपना नाम बताती है व्हाइट प्रिंसेस एवरमिलियन। मेडूसा सीधे उस पर चार्ज करती है, पर एवरमिलियन उसे बिल्डिंग के बाहर ब्लास्ट कर देती है, पूरी बिल्डिंग के साथ, और सिर्फ अपने स्ट्रेंथ का एक छोटा फ्रैक्शन दिखाती है वो। तभी खजाना ऑफिस की विंडो से बाहर देखकर रिलैक्स कर रही होती है और वो देखती है कि उसकी $multi-million का एम्पायर बिल्डिंग ब्लास्ट हो गया है। वो सोचती है कि ये जरूर मेडूसा का काम है और अपने असिस्टेंट को बोलती है कि शहर की हर विच को इकट्ठा करो और स्नेक को हंट करने निकलो। एवरमिलियन हनोका से कहती है कि आका पत्थर इसीलिए बनी क्योंकि उसने उस पर विश्वास नहीं किया और उसे इस कर्स से छुड़ाने के लिए उसे दोबारा उस पर अपना भरोसा और फीलिंग्स जगानी होगी। सीधे शब्दों में उसे स्नो वाइट की तरह उसे किस करना पड़ेगा ताकि वो अपनी नींद से जाग सके। उसके बाद एवरमिलियन गायब हो जाती है और कहती है कि कोशिश करना कि उसे बार बार बुलाना ना पड़े। तभी मेडूसा वापस आ जाती है और इस बार अपने स्टूडेंट टीम टेम्पोपो रॉकेट को भी साथ लाती है। हनोका आका को किस करता और उसका स्टोन सील तोड़ देता है। उसके बाद वो उसके साथ चिपक जाता है जैसे वो एक कॉकरोच हो। फाइट के दौरान आका एक ही अटैक में टीम रॉकेट को उड़ा देती है और इसके बाद फिर मेडूसा के साथ 1-on-1 लड़ती है। दोनों बराबर की टक्कर देती है और मेडूसा फिर से उसे स्टोन में बदलने की कोशिश करती है, पर आका अपनी फायर पावर, लव और प्लॉट आर्मर की पावर से उसे तोड़ देती है। फाइट के बीच हनोका बहुत थक जाता और मिड एयर ही आका को हग करते हुए सो जाता है। रात को वो स्कूल की नर्स ऑफिस में उठता और देखता है कि आका उसके पास बैठी है। वो पूछता है कि क्या ये सब एक सपना था। आका कहती है कि सब कुछ सच था और कर्टन्स हटाकर दिखाती है कि मेडूसा और उसके स्टूडेंट्स उनके बिस्तर के बगल वाले बेड पर आराम कर रहे हैं। हनोका फ्रीक आउट करता है, पर आका कहती है कि वो बाद में सब कुछ समझा देगी, पर फिलहाल वो उन पर अटैक नहीं करेंगे। फिर वो कर्टन्स बंद कर देती है और हनोका को किस करके कहती है कि वो उसके किस का बदला है। बाद में वो डिसाइड करती है कि हनोका के घर ही वापस जाएंगे क्योंकि आका का घर लिटरली ब्लास्ट हो चुका था। कोमी रात को खजाना के समन पर बाहर चली जाती है, जबकि आका और हनोका उसकी माँ से मिलते हैं। अगले दिन कोमी घर वापस आती है। मेडूसा को पूरी रात ढूंढने के बाद और फेल होने के बाद वो सीधा हनोका के रूम में जाती है और देखती है कि आका उसके ऊपर बैठी है और वो उसका सील चेक कर रही है। वो गुस्से में आ जाती है ये जानकर कि माँ ने आका को उसके साथ रहने दिया। ब्रेकफास्ट टेबल पर वो उससे काफी रूखे अंदाज में बात करती है। कमाची से ये सब देखा नहीं जाता और वो डिप्रेस हो जाती है। हनोका उसे एक बुरा बेटी होने के लिए डांटता है और उससे माफी मांगने को कहता है, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। कमाची अपने बेड पर चली जाती है और किसी से बात नहीं करती। हनोका उसके वर्क प्लेस कॉल करके
कहता है कि वो बीमार है और आज नहीं आएगी और फिर वो स्कूल चला जाता है। स्कूल में स्टूडेंट काउंसिल और आका का सिंपिंग क्लब मीटिंग कर रहे होते हैं। प्रेसिडेंट पागल हो जाती है इस बात पर कि 2 हफ्ते हो गए हनुका प्रिंसेस के साथ ही चिपका है और कोई कुछ कर भी नहीं रहा। वो वाइस प्रेसिडेंट की तरफ देखती है पर वो भी इनकार कर देती है और कहती है कि शांति रखो, क्योंकि आका ने खुद कहा है कि अगर किसी ने हनुका को हर्ट किया तो वो बर्दाश्त नहीं करेगी। ये सुनकर प्रेसिडेंट उनके एडवाइजर और साइंस टीचर कोचिरा सेंसेई की तरफ मुड़ जाती है और कहती है कि वो जानती है वो सिर्फ एडवाइजर इसीलिए बने हैं क्योंकि उनका और कोई काम नहीं है और अगर उन्होंने हनुका पर कुछ नहीं किया तो स्टूडेंट काउंसिल उन्हें एक्सपेल कर देगी। लेट मॉर्निंग में कोचिरा आका और हनुका के पास जाता और उससे कहता है कि उससे उन्हें कुछ डिस्कस करना है और उन्हें साइंस लेबोरेटरी ले जाता है। वो सीधे कहता है कि वो स्टूडेंट काउंसिल का एडवाइजर है और हनुका उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। वो कहता है क्योंकि हनुका सेकेंड ईयर में ट्रांसफर हुआ है इसीलिए उसे नहीं पता कि आका पहले ईयर में कैसी थी। वो एक्सप्लेन करता है कि स्कूल का एक कस्टम है कि हर साल फॉल कल्चर फेस्टिवल में सब स्टूडेंट वोट करते हैं ताकि सबसे आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट को चुना जा सके जो उनका रोल मॉडल होगा। कैंडिडेट्स उनके लुक्स, ग्रेड, एथलेटिक्स, कैरिज्मा और अलग अलग क्राइटेरिया पर चुने जाते हैं। जो जीतता है उसे प्रिंस या प्रिंसेस कहते हैं। फिर वो कहता है कि प्रॉब्लम तब होती है जब कोई अजीब अफवाह उस स्टूडेंट के बारे में फैल जाती है, खासकर जब कोई लड़का इन्वॉल्व हो। हनुका उसके रेप्यूटेशन को डिफेंड करने की कोशिश करता है पर कीरो कहता है कि फर्क नहीं पड़ता कि उनका असली रिलेशनशिप क्या है क्योंकि वो उसकी नहीं है, वो स्कूल की है, इसीलिए क्या वो मेहरबानी करके उससे दूर रह सकता है। हनुका इस सिचुएशन के बारे में उदास होकर सोचने लगता है तो आका उससे कहती है कि इतना उदास मत दिखो। वो कहती है कि ये ट्रेडिशन एक लेजेंड से आया है जिसमें कहा गया था कि एक एंजल स्वर्ग से नीचे आई थी और नॉर्मल लोगों के साथ क्लास ली थी, इसीलिए प्रिंसेस बनना एक हाई पोजीशन होता है। कोचिरा कंफर्म करता और कहता है कि हायरार्की कुछ ऐसे हैं, हेड मिस्ट्रेस, उसके बाद प्रिंसेस, उसके बाद स्टूडेंट काउंसिल और फिर टीचर्स और फिर रेगुलर स्टूडेंट्स। हेड मिस्ट्रेस की बेटी होने के नाते आका के पास पहले से ही टॉप के 2 अथॉरिटी रोल्स हैं और किसी का हक नहीं बनता कि उससे कहे कि वो क्या कर सकती है और क्या नहीं। पर प्रॉब्लम ये है कि वो स्टूडेंट काउंसिल के कारण फायर हो जाएगा। आका कहती है कि उसके पास एक प्लान है और बस उन्हें उसे जल्दी करना होगा। कीरो कहता है कि उसे राहत मिली है ये सुनकर और कहता है कि अब वो उस रियल प्रॉब्लम पर आएगा जिसके लिए उसने बुलाया था। फिर वो एक मैजिकल टूल निकालता और हनुका को एक अलग डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर देता है। वो कहता है कि चिंता मत करो और एक छोटा ऑर्ब निकालता है जो उस मैजिकल कैंडी जैसा ही है जो क्रोना ने दी थी। वो कहता है कि ये उसकी लेजर कॉपी है और असली वाली को उसके गले से नीचे जाते हुए बुरा लगा होगा। हनुका सोचता है कि इसे कैसे पता कैंडी और सब के बारे में जब उसने ये सिर्फ आका को बताया था। कीरो एक्सप्लेन करता है कि वो यहाँ पर इसीलिए है क्योंकि हनुका ने उन कैंडीज में से एक का यूज किया था ताकि व्हाइट प्रिंसेस को समन कर सके जो उसमें सील्ड है। वो एक्सप्लेन करता है कि टोटल 5 सील्स हैं और उनमें से एक पहले ही टूट चुका है और वो सस्पेक्ट करता है कि हेड मिस्ट्रेस जल्द ही उसकी दुश्मन बन जाएगी। वो कहता है कि वर्कशॉप हेडक्वार्टर ने उसे आका के पास इसीलिए दिया था क्योंकि वो एक एक्सेप्शनली स्ट्रांग विच है और उसी की वजह से हनुका इतना फ्रीली रह पाया। पर यह कंडीशन थी कि 5 सील्स अनटच्ड रहेंगी। अब एक सील टूट गई और धीरे धीरे बाकी सील्स भी गिरती जाएंगी और इसे कोई रोक नहीं सकता और इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, हनुका को वापस सील करना हेड मिस्ट्रेस की मैजिक की मदद से। पर फिलहाल अभी वो मेडुसा को डील करने में बिजी है इसीलिए उसे सील्स के बारे में नहीं पता, पर ये सिर्फ वक्त की बात है कि उसे पता चल जाएगा और ये भी कि वो लोग मेडुसा को छिपा रहे हैं। फिर वो कहता है कि वो बस उसकी मदद करना चाहता है और अगर प्रिंसेस नहीं होती तो वो उसका गार्जियन होता और वो उसे ऑफर देता है कि वो प्रिंसेस को छोड़कर उसके साथ चले। हनुका एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचता, तभी आका डायमेंशनल बैरियर तोड़कर अंदर आती है और कीरो को जमीन में घुसा देती है और हनुका को वहां से ले जाती है। कीरो हालांकि सब्स्टिट्यूशन जुत्सु का इस्तेमाल करके बच गया था और वहां से चला जाता है। उसके बाद आका हनुका को स्पीकर रूम में ले जाती है और उसे बोलती है कि एक अनाउंसमेंट करे ताकि सभी स्टूडेंट्स जिम्नेजियम में इकट्ठा हो जाएं। और जब सभी वहां पर आ जाते हैं तो आका स्टेज पर जाती है और पहली बार स्कूल की हिस्ट्री में उससे स्कूल के मामले में कुछ इंटरेस्ट दिखता है। वो एक ब्राइट स्पीच देती है कि उसे स्कूल के भविष्य की परवाह है और कहती है कि आज से वो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट को उनके पद से हटा रही है और हनुका को अपना चुना हुआ नया प्रेसिडेंट का कैंडिडेट बना रही है। फिर वो खुद वाइस प्रेसिडेंट का रोल ले लेती है और पहले की वाइस प्रेसिडेंट को वाइस प्रेसिडेंट ही रहने देती है। बाद में हनुका स्टूडेंट काउंसिल कमेटी को इंट्रोडक्टरी स्पीच देती है और कहती है कि उसे पता है कि अब कोई उसे पसंद नहीं करता, पर वो वक्त के साथ अपने वैल्यू सबको दिखाएगा और सबके दिल में जगह बनाएगा। तभी कुमी आका के भाई पर उसके डोमिनेशन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती और तय करती है कि वो उसे फोर्सफुली वापस ले जाएगी। वो एक ट्रैप बनाती है और स्कूल के बाद उनका पीछा करती है जब वो दोनों टॉय शॉप में जाते हैं और हनुका थोड़ी देर के लिए अकेला बाहर आता है सांस लेने के लिए, तो वो तुरंत उसे अपने बियर से किडनैप कर लेती है और आका पर एक कार फेंक कर उसे इंजेक्शन देकर सुला देती है।
फिर वो कहती है कि अब वो जंगल में ही रहेंगे। वो कहती है कि उसने सब कुछ सुन लिया जो टीचर ने उससे कहा था और जल्दी हेड मिस्ट्रेस उसकी दुश्मन बनेगी और उसकी बेटी भी। तभी वो दोनों एक बड़ा सा शैडो देखते हैं और ऊपर देखते हैं तो वो एक ड्रैगन उड़ता हुआ दिखाई देता है, जिसे कोई और नहीं बल्कि खुद फ्लेम प्रिंसेस आका उड़ा रही होती है। आका डिसाइड करती है कि सबको दिखाए कि असली मेन कैरेक्टर कौन है और ऊपर से फायर स्पेल बरसा देती है। कोमी उन अटैक से बचने की कोशिश करती है जिससे आधा शहर तबाह हो जाता है और अंत में वो एक बिल्डिंग से टकराकर गिर जाती है। आका नीचे कूदकर सबको बचा लेती है और फिर उन्हें वापस घर ले जाकर सुला भी देती है। रात को हनोका उठकर उससे माफी मांगता है अपनी बहन के एक्शंस के लिए, पर वो कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसने सिर्फ उस पर कार फेंकी थी और सुला दिया था, बल्कि वो उसे एडमायर करती है कि वो कितनी प्रोटेक्टिव बहन है। फिर वो पूछती है कि क्या उसे छोटी बहन बन के दिखाना चाहिए। हनोका कहता है कि अगर कुछ भी होता तो वो उसकी बड़ी बहन होती। दोनों पूरी रात इस पर मजाक करते हैं। आका बोर हो जाती है और सो जाती है। हनोका उसे उसके बेड पर आराम करने देता है। फिर वो उनके बैग्स को देखता है और नोटिस करता है कि जो टॉयज उसने उसकी और कुमी के लिए खरीदे थे वो कल की फाइट में फट गए थे, जिससे वो काफी उदास हो जाता है। तभी कमाची अपने फोन पर कॉल सुनती है जो कजान का होता है, जिसमें वो कहती है कि वो आका और उसके बेटे से बात करने आ रही है। अगले दिन सुबह कजान उनके घर पर आती है और कमाची और कुमी को शॉपिंग पर ले जाती है। आका जल्दी उठकर हनोका के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है और हनोका उठकर उसे किचन में देखता है और सोचता है कि वो कितनी खूबसूरत लग रही है। फिर वो उसके साथ बैठकर ब्रेकफास्ट एंजॉय करता है। वहीं बैकग्राउंड में हम देखते हैं कि टॉम पोपो और उसकी गैंग जो हनोका के घर पर रह रही है वो मेडुसा से बात कर रही होती है। वो पूछती है कि वो प्रिंसेस की इतनी ओबीडियंट क्यों है। वो कहती है कि उन्होंने बैटल फेयर एंड स्क्वायर हारी है और रूल्स के मुताबिक उन्हें विनर की बात माननी होती है। वैसे भी जब तक उनके गोल्स सेम हैं उसे कोई मूव करने की जरूरत नहीं, पर अगर फिर भी वो ट्राई करना चाहती है तो जब आका आसपास ना हो हनोका को किडनैप करने की कोशिश कर सकती है। ये सुनकर वो सब ऊपर हनोका के रूम के बाहर जाकर वेट करने लगती है, पर उनके सरप्राइज के लिए प्रिंसेस एक पल भी सोती नहीं और उसके पास ही बैठी रहती है। फिर सुबह उठकर ब्रेकफास्ट बनाने वो चली जाती है और लगता है उसे नॉर्मली इंसानों की तरह ज्यादा नींद की जरूरत नहीं होती। लिविंग रूम में हनोका और आका कजान और उसकी माँ के बारे में बात करते हैं और फिर एक साथ लॉन्ड्री करने जाते हैं क्योंकि बारिश शुरू हो चुकी थी। तभी कजाना और दूसरे लोग भी वापस आ जाते हैं और आका उन्हें ग्रीट करने बाहर जाती है। हनोका बाथरूम जाता है खुद को सुखाने के लिए और जैसे ही वो अंदर जाता है उसमें और दूसरी लड़कियां मिलती है जो बाहर निकल रही थी और वो उसे बेशरम कह के पकड़ लेती है। वो सब उसे मेन हॉल में ले जाती हैं। वहीं कजान कमाची और कुमी को सुला देती है और फिर आका से कहती है कि अब वो उन्हें पकड़ने वाली है ताकि मेडुसा का पता लगाया जा सके। दोनों अपनी ब्रूम निकालती है पर आगे बढ़ने के बजाय आका मुड़ जाती है और अपनी माँ के अगेंस्ट टकरा जाती है और कहती है कि वो उसे पकड़ने नहीं देंगी। कजाना हनोका से कहती है कि वो उसे समझाए कि वो इतनी सेल्फिश ना बने और वो इसे और नहीं बर्दाश्त कर सकती। हनोका कीरो के शब्दों को याद करता है और समझ जाता है कि आका सच में मेडुसा और दूसरों को उसकी माँ से छुपा रही थी और डिसाइड करता है कि उसे उस पर विश्वास करना चाहिए। वो कहता है कि वो अपने आप को पकड़ने नहीं दे सकता। आका इस बात को समझती है और मेडुसा को बुलाती है और कहती है कि वो उनके एग्रीमेंट पर अभी चलेगी। मेडुसा खुशी खुशी बाहर आ जाती है और दोनों का फ्यूजन शुरू हो जाता है। हनोका यहाँ पर बेहोश हो जाता है और एक विजन दिखता है उसे, जिसमें पता चलता है कि जब मेडुसा ने उन पर आका के घर में अटैक किया था तब उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया था ताकि आका अपनी माँ से लड़ सके और मेडुसा को एक नया सक्सेसर मिल सके जिसमें वो अपनी पावर्स को ट्रांसफर कर सके, जो कि प्रिंसेस खुद थी। इस एग्रीमेंट के तहत आका ने वादा किया था कि वो मेडुसा और उसके स्टूडेंट को अपनी माँ से बचाएगी जब तक सही समय नहीं आ जाता। कजाना को समझ नहीं आता कि मेडुसा और आका कैसे फ्यूज हुए और वो कुछ नॉनसेंस बोल देती है। मेडुसा उसका मजाक उड़ाती है और फिर दोनों की फाइट शुरू होती है। कजाना अपने ब्रूम से स्ट्राइक करती है पर आका उस अटैक को ब्लॉक कर देती है और फिर अपनी आंखों से उसे स्टोन में बदलने की कोशिश करती है, पर कजान उसे कॉलर से पकड़ लेती है और जमीन पर गिरा देती है। लेकिन फिर भी आका उसे स्टोन स्टैचू बना ही देती है और चलते चलते उससे माफी मांगती है, लेकिन कजान पीछे से उसकी पीठ पर किक कर देती है और स्टोन सील को अपने विल पावर से तोड़कर खड़ी हो जाती है। वो उसे फिर से कॉलर से पकड़कर कहती है कि क्या उसे लगता है इतना काफी होगा उसे हराने के लिए। वो कहती है कि क्या उसे अजीब नहीं लगता कि सिर्फ एक अटैक लगने के बाद ही वो इतनी वीक पड़ गई है। फिर वो एक्सप्लेन करती है कि उसका एवर मिलियन का इनविंसिबिलिटी पावर अब खत्म हो गया है क्योंकि एवर मिलियन इम्प्योरिटी से नफरत करती है और मेडुसा के साथ कंबाइन होकर उसने खुद को काफी कमजोर बना लिया है। वो कहती है कि अब वो उसकी धुलाई के लिए रेडी हो जाए, लेकिन हनोका अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसके साथ प्लेस शिफ्ट कर लेता है और वो पंच उसे लग जाती है। कुछ देर के बाद वो एक प्रिजन सेल में आंख खोलता है जहां आका भी उसके साथ होती है। वो मेटल बार्स को जलाने की कोशिश करती है पर इसका कोई फायदा नहीं होता। वो एक्सप्लेन करती है कि वो उसकी माँ के पनिशमेंट
पनिशमेंट चेम्बर में है और उसका मेडुसा के साथ फ्यूजन पहले ही खत्म हो चुका है और ये उनके लिए सबसे बुरा केस है क्योंकि मेडुसा को अब इंटरोगेट किया जा रहा होगा और उनका सीक्रेट सबके सामने आ जाएगा। फिर वो बताती है कि उसकी माँ ने उससे कहा था कि चाहे जो भी हो जाए, चाहे वो मर भी जाए, पर वो कभी हनुका के सील्स को टूटने नहीं देगी क्योंकि जब तक वो सील है वो स्कूल में उसका प्रोटेक्शन गारंटी कर सकती है। फिर वो कहती है कि अब इस सिचुएशन से निकलने का एक ही तरीका है, उन्हें उसकी माँ को हराना होगा। वो एक्सप्लेन करती है कि उसकी माँ काफी स्पोर्ट्समैन लाइक है और अगर वो उसे हरा देते हैं तो वो उनका साथ देगी। हनुका को याद आता है कि कैसे उन दोनों की माँ ने उनकी धुलाई कर दी थी और वो सोचता है कि वो ये सब कैसे करेंगे, लेकिन आका कहती है कि एक तरीका है जो उसकी खुद की पावर से जुड़ा है। तभी स्कूल में कजान क्रोनो के साथ सेगी गेम खेल रही होती है और वो उससे मेडुसा के बारे में पूछती है। कजान कहती है कि वो मेडुसा को टॉर्चर करने के लिए एक्साइटेड थी, पर तभी रोथेनबर्ग वर्कशॉप की विचेस आ गई और हेडक्वार्टर्स के ऑफिशियल ऑर्डर्स के साथ मेडुसा की कस्टडी मांग ली तो वो उसे देनी पड़ी। वो गुस्से में चाय पीते हुए सोचती है कि कितना मजा आता अगर वो मेडुसा को टॉर्चर कर पाती। तभी स्कूल बिल्डिंग एक्सप्लोड हो जाती और वो नीचे देखती है जहां आका और हनुका प्रिजन से बाहर रबल पर खड़े होते हैं। वो उड़कर उनके पास जाती और आका से कहती है कि कितनी बार उसे कहा है कि बिल्डिंग तोड़ना बंद करे, लेकिन आका अपनी तलवार उस पर तान कर कहती है कि वो उसे हरा देगी। कजान पूछती है कि उसे क्यों लड़ना है और कहती है कि अपना यूनिफॉर्म पहने और वापस नीचे आ जाए। वो दोनों को स्कोल्ड करती है कि उन्होंने प्रिजन तोड़ दिया और कहती है कि अब घर चले जाओ और उन्हें कल इस मेस को साफ करने में मदद करनी होगी। आका और हनुका वापस घर जाते हैं और रियलाइज करते हैं कि कजान को सील्स के बारे में पता नहीं चला। उस रात हनुका और आका साथ में ही सो जाते हैं। उसके करीब होने की वजह से हनुका को एक अजीब सपना आता है जिसमें उसे आका का पास्ट दिखाई देता है, जब कजान ने 2 विचेस की बेटियों से कहा था कि वो आका की दोस्त बने और उसका ध्यान रखे और यही 2 स्टूडेंट्स बाद में उसकी सिंपिंग स्क्वाड के पहली मेंबर्स बनी और स्टूडेंट काउंसिल की 3rd सीट और वाइस प्रेसिडेंट भी। केन और टोको आका की दोस्त बन गई और समझ गई कि वो दूसरों से बात करना नहीं जानती, पर उसके साथ ही वो एकेडमी, एथलेटिक्स और चार्म में बेस्ट थी। साल भर में उन्होंने उसका एडमायर करना शुरू कर दिया और उसकी पर्सनैलिटी से प्यार हो गया, जिससे इवेंचुअली उसे प्रिंसेस अपॉइंट किया गया। एक दिन आका ने हनोका को उसकी बहन के साथ गुजरते देखा और उस पल उसके अंदर कुछ जाग गया। उसने अपनी माँ से कहा कि उसे फाइनली वो मिल गया जिसे वो अपनी जान से प्रोटेक्ट करने के लिए बनी है, और तभी से आका ने हनोका की प्रोटेक्टर बनने का सफर शुरू किया। अगली सुबह कुमी उठती और कल क्या हुआ याद करते हुए किचन में जाती है। वहां पर देखते ही उसकी आंखें फट जाती है क्योंकि डाइनिंग टेबल पर टीम टॉमपोपो रॉकेट बैठा था। कजान ने उसे छोड़ दिया क्योंकि सिर्फ उसे मेडुसा में इंटरेस्ट था और कहीं और जाने की जगह नहीं थी, तो वो उनके घर पर ही रुक गए। कुमी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। रेडी होने के बाद वो हनोका के रूम में जाती है उसे जगाने के लिए, और फिर से आका उसके ऊपर नर्स आउटफिट में मिलती है, ये कहते हुए कि वो उसके सील्स को चेक कर रही है। सब ब्रेकफास्ट करके स्कूल जाने लगते और सब कुछ वापस नॉर्मल हो गया था। हनोका के लॉकर में फिर से हेट मेल्स भरे होते हैं जिसमें लिखा होता है कि वो स्टूडेंट काउंसिल छोड़ दे, और क्लास में भी वो एक डम ही होता है जो गलत आंसर देता है चाहे कितना भी ट्राई करे। लंच टाइम में जब हनोका और आका कैफेटेरिया में जा रहे होते हैं तभी उन्हें ग्लास टूटने की आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत नीचे जाते हैं और देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट सब कुछ तोड़ फोड़ रहे हैं और स्कूल का मेस बना दिया है, और जल्द ही पूरा स्कूल एक लॉलेस जोन बन जाता है जहाँ पर बच्चे मोटर बाइक्स चला रहे होते हैं और सिगरेट्स बेच रहे होते हैं। आका कहती है कि लगता है सब रेबेलियन हो गए हैं। टॉमपोपो बोल पड़ती है कि स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट होने के नाते ये सब हनोका की गलती है। तभी वो देखते हैं कि टोको को एक लड़की ने जमीन पर गिरा दिया है जिसका नाम होता है रेमन। रेमन हनोका को एक लेटर देती है जिसमें लिखा होता है कि स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट होने के नाते उसे जिम में 2:30 बजे अकेले आना है। टोको बताती है कि रात की ड्यूटी के दौरान उसने देखा कि फॉर्मर स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बाहर जा रही थी और वो भी रेमन के साथ, और उसने कहा कि हनोका ने उसका पोजीशन जबरदस्ती छीन लिया और अब पूरे स्कूल पर टायरेंट की तरह राज कर रहा है। आका टोको को इशारा करती है कि स्कूल के बाद मिलना। बाद में जिम क्लास के दौरान बताया जाता है कि रेमन उन 5 विचेस में से एक है जिनका काम स्कूल की प्रोटेक्शन और पेट्रोल करना है। उसे बेयर किलर के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि 2 महीने पहले एक टाइगर जिसका नाम लकी बेयर था चिड़ियाघर से वो भाग गया था और उसने उसे अपने हाथों से ही घोट दिया था, जिसके बाद उसे स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया था ट्रबल क्रिएट करने के लिए। लंच टाइम में हनुका कहता है कि वो उम्मीद करता है कि हेड मिस्ट्रेस इतनी प्रॉपर्टी डैमेज देखकर गुस्से में होगी, लेकिन टॉमपोपो कहती है कि उसने हॉलवे में क्राउन वायर से बात की थी और पता चला कि हेड मिस्ट्रेस सिटी के बाहर बिजनेस के लिए गई है और क्राउन वायर को इंचार्ज बना दिया है, जिसे स्कूल में क्या हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2:30 बजे हनुका जिम में अकेले जाने का फैसला करता है। जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि कोर्ट को एक रिंग में बदल दिया गया है और पूरा स्कूल क्राउड बनकर चीयर्स कर रहा है। हनुका कोशिश करता है कि बात करके सिचुएशन को संभालने की, लेकिन रेमन कहती है कि उसने उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ गलत किया और उसके बाद उसकी इंसल्ट भी की।
तभी वो हनुका को सीधा पंच मारकर ग्राउंड पर गिरा देती है। हनुका फिर से उठता है, लेकिन रेमन कहती है कि वो उसे पूरे स्कूल के सामने सजा देगी। वो उसे लेफ्ट राइट पंचेस मारकर पंचिंग बैग बना देती है और फिर टाई से पकड़कर अपने सिग्नेचर पंच मारने ही वाली होती है, लेकिन पता चलता है कि हनुका इसी मौके का इंतजार कर रहा था, क्योंकि आका ने उसे पहले ही बता दिया था। उसके कहने पर वो अपनी पावर यूज करके स्टैट बूस्ट लेता है और उसे पीछे गिराकर उसके ऊपर चढ़ जाता है। वो डिसाइड करता है कि वो उसे मारकर सब खत्म कर देगा, लेकिन तभी लाइट्स ऑफ हो जाती है और आका नीचे जंप करती है टॉम्पोपो और उसके गैंग्स के साथ। रेमन 3 विचेस को पंचेस से हरा देती है, लेकिन आका सिर्फ एक पंच में उसे हरा देती है। उसके बाद सब लड़कियों को कहती है कि हनुका को विक्ट्री पोज में उठाए और वो उसके काउंसलिंग रोब्स पहनाती है और लाइट्स ऑन कर देती है ताकि लगे कि हनुका ने ही रेमन को हरा दिया। इसके बाद रिवील होता है कि ये सब आका का ही प्लान था, जो एक हफ्ते पहले फॉर्मर प्रेसिडेंट के साथ बनाया था, ताकि अगर वो मदद करे तो स्टूडेंट काउंसिल में वापस ले ले। ये प्लान था हनुका को पॉपुलर बनाने का, लेकिन वो रेमन को गुस्सा करने में थोड़ा ज्यादा चली गई। लेकिन इन सब के बावजूद रिजल्ट बहुत अच्छे आए और अब उसे बेयर किलर को हराने वाला हीरो माना जा रहा था। उसका गूगल सर्च ट्रेंड ऑल टाइम हाई पर था। यूट्यूबर्स उसकी विक्ट्री पर रिएक्ट कर रहे थे। लेफ्ट एंड राइट सब जगह उसे अप्रूवल मिल गया था, जो कि उसके लिए बहुत बड़ा बूस्ट था स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट के तौर पर। कुछ दिन के बाद आका उसे एक बहुत ऊंची बिल्डिंग पर ले जाती और कहती है कि अब उसे उसका मैजिक यूज करना सिखाएगी। हनुका पूछता है कि अचानक से ये बदलाव क्यों, क्योंकि पहले तो वो मना कर देती थी सिखाने से, क्योंकि ये डेंजरस है। आका कहती है कि उसे पता है वो छुप छुप कर ट्रेनिंग कर रहा है और सीक्रेट्स छुपा रहा है जो उसे पसंद नहीं। उसके बाद वो एक फायर फैमिलियर समन करती है और कहती है कि उसके अगेंस्ट मैजिक यूज करो। फैमिलियर उस पर फायर ब्रीथ करता है और हनुका पीछे गिर जाता है। आका कहती है कि अपना फैमिलियर समन करो, लेकिन हनुका सिर्फ उसे देखता रह जाता है। फैमिलियर उस पर अटैक करना शुरू कर देता है और उसका एल्बो इंजर्ड हो जाता है। आका तुरंत सब रोक कर उसके पास जाती है और पूछती है कि वो ठीक है या नहीं। हनुका उठकर उसे दूर कर देता और कहता है कि उसे एक टफ टीचर चाहिए ताकि वो सही से सीख सके। आका उसकी शक्ल देखती है और फिर उसे उठाकर बिल्डिंग से नीचे फेंक देती है। वो कहती है कि एक फैमिलियर को समन करो या फिर मर जाओ। हनुका रियलाइज करता है कि उसने अपनी कब्र खुद ही खोद ली है। नीचे गिरते हुए उस पर फायर फैमिलियर अटैक करता और आका अपनी ब्रूम लेकर उसके पीछे आती है। हनुका सोचता है कि उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है जिसे वो समन कर सके। गिरते गिरते उसे वो ड्रीम याद आता है जिसमें आका स्विमिंग सूट में और नर्स कॉस्ट्यूम में थी और वो एक जाइंट अवतार समन कर लेता है आका के नर्स आउटफिट वाले फॉर्म में। वो अवतार बिल्डिंग में एक पंच करता है जहाँ पर कीरो सेंसई और क्रोनो चाय पी रहे होते हैं। क्रोनो कहती है कि ये पावरफुल मैजिक था और बिना सेकेंड सील तोड़े इसे यूज नहीं किया जा सकता था। फिर वो पूछती है कि कजान कहाँ गई है, क्योंकि वो कहीं चली गई और उसके बिना सब बोरिंग लग रहा है। हनुका इतना मैजिक यूज करने के बाद सो जाता और आका उसे घर ले जाती है। दूसरी तरफ कजान एक प्राचीन एक्सप्लोडिंग रूइन और अंडरग्राउंड टनल इन्वेस्टिगेट कर रही होती है। तभी रेमन उसके पास आती है और कहती है कि टोको ने उसे बताया कि वो कहाँ है। कजान पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है और रेमन कहती है कि वो एक विच है जो अपने आप को टावर की मैसेंजर कहती है, जो कि उनके पास ये कहने आई थी कि कजान को मैसेज दे कि उसने पूरे शहर के लोगों को होस्टेज बना लिया है। एक हफ्ते के बाद आका और हनुका स्कूल जा रहे होते हैं अपना एग्जाम देने, जबकि कजान अभी भी बाहर होती है और वीकेंड नाम की विच से मिलती है जो टावर की मैसेंजर है। कजान कहती है कि उसे पता है बम के बारे में और वो यहाँ पर नेगोशिएशन करने आई है हनुका की कस्टडी के लिए। वीकेंड उसे देखती है और कहती है कि हाँ वो हनुका और उसके पावर्स चाहती है, लेकिन वहाँ पर ये नेगोशिएशन करने नहीं आई। फिर वो समझाती है कि अगर एक विच दूसरे विच पर अटैक करे तो वो स्ट्रेट अप बैटल हो जाती है, लेकिन अगर वो किसी नॉर्मल सिविलियन को अटैक करे तो वो उन्हें मार नहीं सकती। ये सब कजान के बनाए हुए बड़े प्रोटेक्टिव बैरियर की वजह से है, जो कि हर एक सिटीजन को कवर करता है। जब भी कोई हर्ट होता है तो कजान का थोड़ा मैजिक यूज होता है और वो बच जाते हैं। नॉर्मली किसी ह्यूमन के लिए ऐसा करना इम्पॉसिबल होता है, लेकिन उसकी एनॉर्मस माना पुल और हाई रिप्लेसिंग रेट की वजह से वो इस बैरियर को हमेशा मेंटेन कर पाती है। उसके बाद वीकेंड कहती है कि सोचो अगर पूरे शहर के लोग एक साथ ब्लास्ट हो जाएं तो क्या होगा। वो पूरी तरह से श्योर होती है कि इतने सारे लोगों को एक साथ प्रोटेक्ट करना कजान की माना पूल को पूरी तरह डिप्लीट कर देगा और जैसे ही वो आउट होगी वो आराम से हनुका को कैप्चर कर सकेगी। ये कहकर वो अपने सारे प्राचीन रूइन बॉम्ब्स को एक साथ ब्लास्ट कर देती है जो उसने पूरे शहर में पहले से ही प्लांट कर रखे थे। जैसा उसने कहा था पूरा शहर एक झटके में खंडहर में बदल जाता है, लेकिन कोई भी इंसान नहीं मरता, सिर्फ कजान आउट हो जाती है क्योंकि उसने अपनी पूरी माना एक ही झटके में खर्च कर दी होती है ताकि सभी लोग को प्रोटेक्ट किया जा सके। इसके बाद वीकेंड रिवील करती है कि मेडुसा और क्राउन वायर को एंटाइज करने के पीछे भी उसी का हाथ था। उसका असली प्लान यही था कि किसी भी तरह कजान को अकेला और कमजोर किया जाए और फिर उसे आउट कर दिया जाए। उसके बाद वो अपनी बाकी साथियों को बुलाती और कजान को एक सेल में लॉक कर देती है। वो कहती है कि कजान को अपनी माना वापस पाने में कम से कम एक हफ्ता लगेगा और यही एक हफ्ता उसके लिए काफी है
हनुका और बाकी छात्रों के साथ खेलने के लिए। वहीं दूसरी तरफ स्कूल में आका इन ब्लास्ट को देखकर घबरा जाती है और हनुका को पकड़कर अंडरग्राउंड विचेज वर्कशॉप पे ले जाती है। वहां पर उन्हें कोमी मिलती है जो अपने भाई को गले लगाती है। फिर टोको, रेना और कुछ और भी विचेज मिलते हैं जो स्कूल की प्रोटेक्शन टीम में होते हैं, जिनमें उनकी लीडर नात्सु और एक कैट्रो नाम का विच भी शामिल होता है जिसका नाम टोरी होता है। हनुका उनसे पूछता है कि क्या हो रहा है, लेकिन तभी नात्सु एक गन निकालती और अमेरिकन गन स्टाइल में स्लीपिंग बुलेट यूज करके आका को सुला देती है और हनुका को भी शूट कर देती है। कोमी उन्हें बचाने की कोशिश करती है, लेकिन रेमन एक ही हिट में उसे गिरा देती है और कहती है कि उन्हें हनुका को सील करना पड़ेगा जब तक कि कजान और एनिमी के पूरे प्लान की सच्चाई साफ नहीं हो जाती। हनुका यहाँ पर पहली बार खुद से फैसला लेता है कि उसे सिचुएशन समझना चाहिए और वो आका के साथ अंडरग्राउंड कन्फाइनमेंट सेल में चला जाता है। अंदर जाकर वो देखता है कि सीलिंग बहुत ऊंची है लेकिन ताजी हवा के लिए ओपन है। वो अपने ब्रूम से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है लेकिन वहाँ कोई मैजिक यूज नहीं कर पाता। तभी आका भी उठती है और कहती है कि वो बहुत केयरलेस थी और उसका मतलब है कि उसकी माँ हार चुकी है। तभी एक टोरी सीलिंग के पास जाती है और ओपन रूफ से नीचे गिरती है और एक होलोग्राम प्रोजेक्ट करती है जिसमें वीकेंड दिखाई दे रही थी। वो कहती है कि उसने आखिरकार हनुका को ढूंढ ही लिया और अब वो अपना नया पालतू लेने आ रही है। उसका चेहरा देखकर वो टॉय तोड़ देती है जिसमें एक धमाका होता है और उनके पीछे की दीवार टूट जाती है। वो कहती है कि वो लोग अब यहाँ से भागेंगे और उसे हराएंगे, लेकिन अभी के लिए वो कोई मैजिक यूज नहीं कर सकते क्योंकि पूरा शहर खंडहर में बदल चुका है। इसके बाद दोनों 1-2 घंटे लंबी सीढ़ी चढ़कर शहर के बाहर एक पहाड़ पर पहुंचते हैं। बाहर आकर उन्हें पूरा शहर जला हुआ और पूरी तरह से बर्बाद दिखाई देता है। ये देखकर हनुका पागल हो जाता है और बहुत पैनिक भी करता है और खुद को ही दोषी ठहरा रहा था। वो कहता है कि उसकी माँ और बाकी सब घर पर थे और अब सब मर चुके हैं क्योंकि दुश्मन उसे पकड़ना चाहता था। तभी आका वहाँ पर खड़ी होती है और कहती है कि सबका सामना करो, कोई मरा नहीं है। वो समझाती है कि ये एक पुरानी परंपरा है, जब कोई वर्कशॉप स्थापित की जाती है तो उसका हेड कॉन्ट्रैक्टर सिटी के हार्ट से एक मैजिक कॉन्ट्रैक्ट करता है। ऐसे में नॉन विचेज पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैरियर कास्ट किया जाता है। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहां नॉर्मल लोग हर्ट हो सकते हैं, तब ये शहर उस कॉन्ट्रैक्ट की माना का इस्तेमाल करके उन सभी को बचाता है। असल में ये पूरा शहर वर्कशॉप विचेज की माना को यूज करता है खुद को रिपेयर करने के लिए, हर बार जब भी उसे मैजिक से डैमेज किया जाता है। इस तरह आका हनुका को बताती है कि भले ही शहर पूरी तरह जला हुआ और टूटा फूटा दिखाई दे रहा हो, लेकिन कोई भी इंसान मरा नहीं है और सब लोग सुरक्षित हैं क्योंकि कजान ने पहले से ही उनके लिए प्रोटेक्शन बैरियर कास्ट करके रखा था। और यही कारण है कि अब तक शहर कभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, लेकिन अब जब शहर खंडहर में बदल चुका है और कॉन्ट्रैक्टर गायब है, तब कोई भी वर्कशॉप विच मैजिक का उपयोग नहीं कर सकती जब तक कि नया कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म ना हो जाए। इसीलिए उनका पहला काम ये होता है कि वो शहर के सेंटर तक जाए और हनुका को नया कॉन्ट्रैक्टर बनाए ताकि वर्कशॉप विचेज फिर से लड़ सके। दूसरी ओर नात्सुमे और बाकी विचेज स्थिति को संभाल रहे होते हैं। सभी सिविलियंस को बाहर निकालकर एक सुरक्षित स्थान पर सुला दिया गया था। हेड मिस्ट्रेस अब भी दुश्मन के कब्जे में थी और शहर खंडहर में होने के कारण कोई भी वर्कशॉप विच मैजिक का यूज नहीं कर सकती थी और हेडक्वार्टर से मदद आने में अभी कुछ दिन लग सकते थे। इसके अलावा कई वर्कशॉप विचेस ब्लास्ट के बाद गायब हो गए थे। तभी उन गायब विचेस में से एक दौड़ती हुई आती है और बताती है कि वो टाइम बम से बनी हुई है। वो कहती है कि वीकेंड ने उनमें से एक विचेस को कैप्चर कर लिया और उसे बातचीत के लिए इस्तेमाल कर रही है ताकि वो लोग हनुका को सौंप दे। उनके पास सिर्फ आधा घंटा है उसकी डिमांड्स को पूरी करने के लिए, वरना सभी बम फट जाएंगे। इसी दौरान कोमी टेम्पोपो और उसके गैंग के साथ टीम अप करती है और वीकेंड को वो देख रही होती है जो स्कूल के ग्राउंड में खड़ी होती है अपने आसपास टाइम बम से बनी हुई विचेस के साथ। टेम्पोपो कोमी से पूछती है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। कोमी कहती है कि अभी वही विचेस है जो मैजिक इस्तेमाल कर सकती है और वो सुनिश्चित करेगी कि वो इस धरती पर विच कहलाने के लायक साबित हो। वहीं टनल के थ्रू आका और हनुका सिटी के हार्ट तक बढ़ रहे होते हैं जब वीकेंड के साथ ही जीएल उनके सामने आ जाती है। वो अपने मैजिक से एक स्टोन गोलेम बनाती है और दोनों को अपने भारी पत्थर जैसे हाथों से जमीन में दबा देती है। फिर वो आका को पकड़ लेती है, लेकिन आका कूदकर उसके मुंह पर जोरदार किक मारती है। जीएल सोचती है कि एक नॉर्मल किक उसके रॉक आर्मर को नहीं तोड़ सकती, लेकिन आका के लिए कुछ भी असंभव नहीं था। उसकी माँ ने उसे मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी दिलवाई थी। आका जीएल को आसानी से हरा देती है और दोनों आगे बढ़ जाते हैं। अंडरग्राउंड वर्कशॉप में नात्सुमे बम को मैन्युअली डिफ्यूज करने की कोशिश करती है, लेकिन सिर्फ 18 मिनट बचे होते हैं और वो फैसला लेते हैं कि अब सीधे वीकेंड का सामना करेंगे। तभी कीरो अपने रूम में उठती है और देखती है कि पूरा शहर जल चुका है। वो अपने पार्टनर से पूछती है तो वो बताता है कि ये सब वीकेंड नाम की विच का किया हुआ है जिसने उन्हें हनुका की जानकारी दी थी।
वो कहती है कि अगर उसने कजान को हरा दिया तो वो इतनी पावरफुल है कि उसे बिना लड़े नहीं जाने देगी। इसी दौरान नात्सु और अन्य विचेस वीकेंड के पास जाते हैं और कहते हैं कि सरेंडर कर दो, लेकिन वीकेंड कहती है कि अब सिर्फ 12 मिनट बचे हैं और सब मारे जाएंगे, इसीलिए उन्हें हनोका को सौंप देना चाहिए। वो कहती है कि वो वास्तव में कमजोर है, लेकिन भले ही वो जीत जाएं, वो उन सारे बॉम्ब्स को नहीं रोक सकते। ये सुनकर कुमी सोचती है कि शायद वो सिर्फ एक नेगोशिएटर है और बॉम्ब्स का असली कॉन्ट्रैक्टर कोई और है। ये सोचकर वो बिल्डिंग के अंदर दौड़ जाती है ताकि वीकेंड के पार्टनर को ढूंढ सके जो उन सारे बॉम्ब्स को कंट्रोल कर रहा है। दूसरी ओर हनोका हार्ट ऑफ द सिटी तक पहुंच जाता है और आका की इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए शहर के साथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करता है। और सिर्फ कुछ ही मिनट बचे होते हैं जब रेमन और बाकी विचेस अपनी मुट्ठियों से वीकेंड को मार रहे होते हैं। तभी वो महसूस करते हैं कि उनकी मैजिक वापस आ गई है, क्योंकि हनोका ने सफलतापूर्वक कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लिया होता है। वो तुरंत उन सभी बॉम्ब्स को डिसमेंटल कर देते हैं और वीकेंड को जमीन पर गिरा देते हैं। इसके बाद वो उसे पकड़कर एक मैजिक सीलिंग सेल में डाल देते हैं, लेकिन वो वहां पर फिजिकल हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल करके सील तोड़ देती है और सबको चौंका देती है। उसने अपने कपड़े के नीचे एक आयरन आर्मर पहन रखा था जो उसे बचा लेता है और वो अपने साथी से मिलती है और बचे हुए बॉम्ब्स को सेट ऑफ कर देती है, जिससे कई वर्क्स ऑफ विचेस जमीन पर गिर जाती है। वो हनोका को ललकारती है कि अगर उसमें हिम्मत है तो आए और उन्हें बचाए। हनोका अपने कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उसकी आवाजों को सुन सकता था और सबको घायल होता देखकर वो तय करता है कि वो अपने पावर्स का इस्तेमाल करेगा उनसे लड़ने के लिए। लेकिन तभी आका उसके सर पर मारकर उसे गिरा देती है और कहती है कि वो खुद इससे निपटेगी। दूसरी ओर कुमी और बाकी लोग वीकेंड के साथ लड़ रहे होते हैं। क्रोनर जेल्टर को पकड़ लेती है और उसे हराकर वीकेंड के प्लान और उसका लोकेशन निकाल लेती है। वहीं हनोका को नॉकआउट करने के बाद आका उसे स्कूल के नर्स ऑफिस में ले जाती है और बिस्तर पर सुला देती है, जहां पर हनोका एक सपना देखता है जिसमें वो अपनी और आका की माँ की कुछ पुरानी यादों को देखता है। लेकिन जैसे ही वो कुछ जरूरी करने वाला होता है, कीरो सेंसी उसके सपने में आ जाते हैं और उसे एक बार फिर से अपनी डायमेंशन में खींच लेते हैं जैसा उन्होंने पहले किया था। वो बताते हैं कि ये एक स्पेशल रेल्म है जहाँ पूरे टाउन के सभी लोगों की यादों को स्टोर किया होता है। अब वो शहर का नया कॉन्ट्रैक्टर है, इसीलिए वो अपने सपनों की जगह यहाँ पर आ गया है। फिर वो उसे एलिवेटर से नीचे ले जाते हैं और बताते हैं कि जब भी संकट आता है तो सभी नॉन विच सिविलियंस को यहाँ पर इवैक्यूएट किया जाता है और वो सभी इस रेल्म के आसमान में सितारों की तरह स्टोर होते हैं। जब टाउन नॉर्मल हो जाता है तो उन्हें वापस छोड़ दिया जाता है और उनकी यादों को मिटा दिया जाता है ताकि वो इस घटना को याद ना रख सके। हनोका पूछता है कि इन यादों को मिटाने का क्या मतलब है, तो वो बताते हैं कि मिकागे फैमिली के एक मेंबर होने के नाते ये उनका काम है ताकि वो अपनी एग्जिस्टेंस को सीक्रेट रख सके। इस दौरान कुमी वीकेंड के उस पार्टनर से लड़ रही होती है जिसके पास कॉपी मैजिक होता है, जो उसे अपने अपोनेंट की मैजिक को कॉपी करने की पावर देता है। उनके बीच में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होती है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कुमी उसे ओवर पावर कर रही है। फिर वो दोनों फिर से उठकर फाइट जारी रखते हैं और स्कूल की बिल्डिंग का एक हिस्सा तोड़ देते हैं जिसमें टेम्पोपो और बाकी लोग होते हैं। कुमी अपने बेयर का इस्तेमाल करके उनमें से एक को बचा लेती है, लेकिन इससे दुश्मन को हमला करने का मौका मिल जाता है। तभी वहां पर मेडुसा आती है अपनी ह्यूमन बॉडी में और दुश्मन को पत्थर में बदल देती है। इसके बाद वो अपने स्टूडेंट्स को पकड़ती है और कहती है कि वो उन्हें सजा देगी कि वो इतने कमजोर दुश्मन को भी नहीं हरा सके। फिर वो उन्हें लेकर भाग जाती है जबकि रेथनबर्ग विचेज उसका पीछा कर रही होती है। वहीं नर्स ऑफिस में अटोरी आती है और आका से हनोका की हालत के बारे में पूछती है। वो बताती है कि उसे तेज बुखार है क्योंकि उसने उस शहर के साथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए मजबूर किया था। अटोरी कहती है कि उसका मिशन अब पूरा हो गया है। फिर वो जानकारी देती है कि टावर विचेस शहर की सारी बाकी विचेस का शिकार बना रही है। वो कहती है कि हनोका की फिक्र करना अब उसका काम नहीं है। आका उसका थैंक यू करती है और कहती है कि जब तक वो वीकेंड को हराकर उसके इस पागलपन को खत्म नहीं कर देती वो हनोका के साथ रहेगी। फिर वो अपना तलवार मांगती है और वीकेंड को हराने के लिए चर्च की ओर उड़ जाती है, जहाँ पे वीकेंड उसका इंतजार कर रही होती है। जैसे ही वो चर्च पहुंचती है वो कूदकर वीकेंड पर हमला करती है, लेकिन हवा में ही एक ब्लास्ट उसे पीछे धकेल देता है। वो कहती है कि उसने पूरे शहर में बॉम्ब्स लगा दिए हैं और आका के पास उसके खिलाफ कोई मौका नहीं था। इसके बाद उनकी लड़ाई जारी होती है और वीकेंड चर्च की छत को उड़ा देती है जो आका पर जाकर गिरती है। आका यहाँ पर घायल हो जाती है, लेकिन फिर भी वो फायर मैजिक एक्टिवेट करके बाहर निकल आती है और क्लोज कॉम्बैट में आका बड़ी मुश्किल से वीकेंड को हराने में कामयाब हो जाती है, लेकिन एक और ब्लास्ट उसे दूर फेंक देता है। वीकेंड फिर मैसिव माना डॉल समन करती है और उनसे आका पर हमला करवाती है। इधर स्कूल में हनोका और कीरो पर लीन के साथी का हमला होता
होता है। कीरो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके हनोका को वापस रियल वर्ल्ड में भेज देता है। हनोका उठकर अटोरी से आका के बारे में पूछती है, लेकिन वो उसे वापस बिस्तर पर सुला देती है क्योंकि उसे अभी भी बहुत तेज बुखार होता है। तभी उसे कीरो का कॉल आता है जो बताता है कि वीकेंड ने इस रेल में एक मैसिव टाइम बॉम्ब प्लांट कर दिया है और अगर उसे हराया नहीं गया तो यहाँ इवैक्यूएट किए गए सभी लोग मारे जाएंगे। अटोरी फैसला करती है कि वो हनोका की मदद करेगी और उसे आका के पास ले जाती है। वहाँ पहुंचकर वो देखते हैं कि आका जमीन पर हार कर गिरी हुई होती है। हनोका उसे अपनी बाहों में उठाता और कहता है कि एक बम है जो सबको मार देगा और उन्हें वीकेंड को हराना ही पड़ेगा। वो कहता है कि वो उसकी पावर का इस्तेमाल करे। आका उसी वक्त अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और वीकेंड को बुरी तरह हरा देती है। वो उससे बॉम्ब का स्विच मांगती है, लेकिन वीकेंड कहती है कि अब देर हो चुकी है और वो बॉम्ब को सेट ऑफ कर देती है। सभी के मरने पर हनोका उठता और एवरमिलियन की पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। आका उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसे चक्कर आते और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। सपने में इस बार वो एवरमिलियन से मिलता है जो कहती है कि वो फिर से वापस आ गया है, जबकि उसने मना किया था कि वो खुद को फिर से ऐसी स्थिति में नहीं डालेगा जहाँ उसे उसकी पावर की जरूरत पड़े। वो कहती है कि वो जानती है कि वो यहाँ पर क्यों आया है। वो चाहता है कि सारी जिंदगियां और बिल्डिंग्स जो इस समय चली गई है उन्हें वापस लाया जाए। वो कहती है कि ये पॉसिबल है, लेकिन इतनी बड़ी विश को पूरा करने के लिए उतना ही बड़ा कॉम्पनसेशन देना होगा। हनोका पूछता है कि वो उसके बदले क्या चाहती है। वो कहती है कि उसकी जिंदगी। फिर वो याद दिलाती है कि अगर वो उसकी जिंदगी कॉन्ट्रैक्ट के जरिए ले लेगी तो आका भी मर जाएगी। हनोका 1 मिनट के लिए सोचता है, लेकिन फिर कहता है कि उसके पास और कोई विकल्प नहीं है। वो उससे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करता है और अपनी जिंदगी सबको वापस लाने के लिए सौंप देता है। फिर वो उसकी पावर को पूरी ताकत से इस्तेमाल करता है। जैसे ही वो करता है सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। पूरा शहर फिर से रीस्टोर हो गया था, जैसे कभी बम फटा ही ना हो। सब लोग वापस आ जाते हैं और आका उसे गले लगा लेती है। वो उससे माफी मांगता है कि उसने अपनी जिंदगी और कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार उसकी भी जिंदगी दे दी। तो आका कहती है कि वो उसे ऐसे मरने नहीं देगी। वो खड़ी होती है और एवरमिलियन का नाम लेकर कहती है कि वो अपनी जिंदगी देगी। तभी उसकी मैजिकल फॉर्म गायब हो जाती है और वो बेहोश होकर गिर जाती है, जबकि हनोका जिंदा बच गया था। लेकिन उसके दुख में डूबने से पहले ही वीकेंड उसके पीठ में छुरा घोंप देती है, जो उसकी विश के कारण वापस जिंदा हो गई थी। वो कहती है कि उसने उसका पूरा प्लान बर्बाद कर दिया और अब उसके पास सिर्फ एक चाकू बचा है। हनोका हिम्मत जुटाकर चाकू को अपने शरीर से बाहर निकालता है और फिर वीकेंड को पंच मारकर जमीन पर गिरा देता है और फिर उसके ऊपर चढ़कर चाकू को पकड़ लेता है। वो उस चाकू को उसके सर के बगल में जमीन में घुसा देता है और कहता है कि अब वो लाइफ को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर रहा है। चाहे वो कितनी भी बार अपने बुरे प्लान से उसकी जिंदगी को दुखद बनाए, वो हमेशा उसे हरा कर उसके प्लान्स को रोकेगा। और इस हीरोइक स्पीच के बाद वो अपनी चोटों की वजह से उसके ऊपर गिर गया था और वीकेंड ये फैसला करती है कि वो उसे जिंदा छोड़ेगी। वो अपने साथी से कहती है कि उसे पैचअप कर दो, क्योंकि उनके पास अभी भी कुछ दिन बाकी हैं खजान के वापस आने से पहले। इसके बाद वो लोग वापस अपने हाइड आउट की ओर जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में उनका सामना क्रोनो वायर और उसके क्रोको बॉय से हो जाता है और वो लोग वीकेंड को अपने साथ ले जाते हैं। जब सभी लोग फिर से खुश होते हैं तो हनोका आका के मृत शरीर के ऊपर रो रहा होता है। अटोरी अंदर आती है और उसी समय उसे कीरो का कॉल आता है जो बताता है कि सब कुछ ठीक हो गया है और उन्होंने अपना मिशन पूरा कर लिया है। लेकिन हनोका इतना उदास होता है कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता और वो सब कुछ बताता है जो उसके साथ हुआ था। उसकी कहानी सुनकर कीरो कहता है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि आमतौर पर केवल कॉन्ट्रैक्टर ही कॉन्ट्रैक्ट की डिमांड को पूरा कर सकता है और उसके अलावा कोई नहीं। और इसका मतलब है कि आका उसके बदले अपनी जिंदगी ऑफर नहीं कर सकती थी। तो हनोका को भी महसूस होता है कि उसके शरीर में कुछ अजीब है, क्योंकि वो सांस नहीं ले रही, फिर भी उसका शरीर गर्म है। कीरो कहता है कि वो कुछ ट्राई करना चाहता है जिससे शायद आका वापस आ सके। वो अटोरी से कहता है कि एक स्पेशल मैजिक सर्कल बनाए और आका को उसमें रखे। फिर वो हनोका से कहता है कि वो अपने हाथ को थोड़ा काटे और उसका खून आका के सीने पर गिराए और उसके बाद वो उसे किस करे। ये सुनकर हनोका वैसा ही करता और हैरानी की बात ये होती है कि उसके लिए सबसे मुश्किल काम उसे किस करना होता है। वो उसके लिप्स तक जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती और वो उसके माथे पर किस कर देता है। थोड़ी देर के बाद आका फिर से सांस लेने लगती है और जिंदा हो जाती है। उसके बाद हनोका फिर से अपने सपनों की दुनिया में लौटता है, जहाँ पे कीरो और एवरमिलियन होते हैं। वो उनसे पूछता है कि हुआ क्या था, तो एवरमिलियन बताती है कि बचपन में उसने आका के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिसके अनुसार अगर वो कभी मरे या उससे मदद मांगे तो वो उनके बीच का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देगी, ताकि वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर सके उसे जिंदा रखने के लिए। हनोका ने सब कुछ अपनी पावर से ही रीस्टोर किया था और जब आका ने उनका कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो उसे अपनी पावर देने की जरूरत ही नहीं पड़ी।
पड़ी और उनका डील कैंसिल हो गया। इसी दौरान क्रोन वीकेंड को 1v1 डुएल का चैलेंज करता है और उसे डिस्ट्रॉय करने लगती है। क्रोन बहुत निराश होती है और कहती है कि उसने इतनी मेहनत से एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट ढूंढा था, लेकिन वो इतनी वीक निकली। वो कहती है कि शायद वो उसे टॉर्चर करके थोड़ा मजा ले ले। तभी कजान वहां पर आती है और कहती है कि इस इंसिडेंट के लिए वो विलेन की कस्टडी चाहती है और वो क्रोन को नहीं दे सकती। वीकेंड पूछती है कि वो यहाँ पर कैसे आ गई जबकि उसकी माना को रिकवर होने में 5 दिन और भी लगने चाहिए। तो क्रोनो कहती है कि उसकी कैलकुलेशन गलत थी और कजान ने सिर्फ 20 घंटे में अपनी मैजिक वापस पा ली। वीकेंड पूछती है कि फिर वो पहले क्यों नहीं आई। तो कजान कहती है कि वो चाहती थी बच्चे थोड़ा मजा करे, इसीलिए वो नहीं आई और अब वो सिर्फ उनके फैलाए हुए गंदगी को साफ करने आई है। इसके बाद कजान और क्रोनो वायर दोनों वीकेंड को टॉर्चर करने का अधिकार चाहते हैं और वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। उन दोनों के बीच में कुछ मिनट तक फाइट चलता है, लेकिन हमेशा की तरह कजान जीत जाती है। अगली सुबह हनोका अपने रूम में बिस्तर पर उठता है और आका उसे गुड मॉर्निंग बोलकर कहती है कि स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। रास्ते में हनोका उससे पूछता है कि वो ठीक है। आका कहती है कि उसकी मैजिक पावर्स को वापस आने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन वो उसके बिना भी ठीक है। तभी उन्हें टीम टेम्पोपो रॉकेट एम्बुश करती है और वो अपना हमेशा का ड्रामा करते हैं हनोका को कैप्चर करने का। लेकिन आका उन्हें दिखाती है कि वो इस दुनिया की मेन कैरेक्टर है, चाहे उसके पास मैजिक हो या ना हो। वो टेम्पोपो और मे को उनके सिर से पकड़कर उठाती है और उनका सिर ही कुचल देती है। वो दोनों माफी मांग लेते हैं और सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाता है। इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।